लॉन्ग लास्टिंग केवल सच बात चलेंगी, नाटक जो है नौटंकी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। लंबे समय तक केवल सच ही चल सकता है। तो इसलिए आप लोगों को एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई ये नहीं है कि अगले चुनाव में किसको जिताना किसको हराना। ये लड़ाई अपनी इस जीवन में, मान लो कोई सवाल पूछेगा देवेंद्र से, क्या कर लिया तुमने लोगों को जगाकर? मैंने कुछ करना था ही नहीं भाई, मैं तो यहां अलीगढ़ आया हूं, अलीगढ़ में मौजूद लोगों से बात करने। जितने आप बैठे हो, अगर इसमें से 10% लोग मेरी बात से सहमत होते हैं तो मैं डिस्टिंक्शन से पास मान लूंगा अपने आप को। क्योंकि किसी भी सामाजिक जीवन में अगर जितनी सामने सभा बैठी है उसमें से 2% लोग यदि आपसे सहमत हो जाएं तो आप पास मान लिए जाते हो, और 3% लोग तो क्रांति लाने में सक्षम हैं। तो आप में से अगर 3% लोग, यानी 100 में से 3 अगर निकलते हैं तो मैं पास हो जाता हूं, और 10 का आंकड़ा अगर होता है तो मेरी डिस्टिंक्शन है। और अगर 10 से ऊपर लोग अगर आप में से अपने साथ में जुड़ते हैं तो बल्ले बल्ले है। अब जो लोग नहीं आए वो गलती हमारी या बीपी सिंह भाई की थोड़ी ना है। जो नहीं आए उसमें किसी की गलती नहीं, जो आए उनको बात समझ आई कि नहीं आई, वो सच की लड़ाई लड़ने के लिए चले कि नहीं चले, ये फाइनल डिस्टिंग उस पे पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। तो जो हम कल बात कर रहे थे कि 4 मुद्दों पे हम बात करेंगे आज, या मतलब मुद्दा वो एक ही है पर 4 एंगल से करेंगे। 4 एंगल से क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग किससे कहेंगे कि आपको ट्रेंड कर रहे हैं कोई काम करने के लिए। आमतौर पे ट्रेनिंग्स थोड़ी लंबी होती हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती है और आपकी आदत में उस चीज को शामिल कर दिया जाता है। पर यहां पर हम अपने तरीके से आपकी आदत नहीं बदलने वाले हैं, हम आपको एक विजन, एक दिशा, एक पॉइंट देने वाले हैं जिसके ऊपर आपने सोचना है। तो जब भी आप समाज में जाओगे, कुछ भी आप बदलाव करना चाहते हैं, सबसे पहले यह देखिए उस बदलाव से लाभ किसको होने वाला है। क्या समाज के एक तबके को होने वाला है तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। क्या इससे किसी का नुकसान भी हो रहा है तो मतलब आप गलत कर रहे हो, किसी का भी। अगर आप ये कहते हो गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, नहीं चलेगी ये बात। जो घुन पिसा है, जिसका नुकसान हुआ है, उसकी सोचे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, उस नुकसान की भरपाई किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको यहां जगह नहीं मिली, मान लो यहां फसल थी पहले, कोई मान लो हम सोचे कि धान लगी हुई थी और अब हम कहें कि ना भाई और कहीं जगह नहीं मिल रही है, इस जमीन पे हमको ये कार्यक्रम करना है तो ये धान यहां से काटनी पड़ेगी, कच्ची धान काट दी जाए। हम कहें कि यार देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कच्ची धान कट गई, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया तो क्या हो गया ना, उस व्यक्ति की भरपाई करना हम सबका फर्ज है। नहीं समझे बात आप? मतलब उसका नुकसान करके, किसी का नुकसान करके, एक का नुकसान करके अगर 100 का फायदा कर रहे हो तो नहीं चलेगा। नुकसान क्यों करें भाई? हम तो अपना नुकसान चलो खुद करने चले हैं, तो हमारा तो आप नहीं कर रहे हो ना, लेकिन मेरा कोई मतलब एक तरह से हक नहीं बनता कि मैं आपका कोई नुकसान करूं। इसलिए हमने कहा था कि मोर्चे आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, आप देवेंद्र बलारा के कहने से नहीं चलेंगे। यदि आपको देवेंद्र ये ना समझा पाए कि ये आपका ही काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये मोर्चे का काम नहीं है, ये आप ही का काम है, तो आपको ये समझना है। और उसको जब समझोगे तो समझते समय आपको कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं अपने आसपास। आज की इस ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ सवालों के जवाब या तो खुद से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे या आप खुद से ढूंढना चालू करोगे। तो सवाल क्या है? सवाल है कि जो पहला सवाल है वो है कि आप आजाद हो या गुलाम हो। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि जो आपको मिल रहा है उसके बदले में आपको क्या खोना पड़ रहा है। यानी मान लीजिए आपने सुबह आप जो जीवन जीते हो, उस जीवन जीने के स्टाइल में आपका कुछ जा रहा है। कोई भी चीज ऐसे फ्री में नहीं होती है, किसी चीज के बदले कुछ तो देना ही पड़ता है। तो इस लाइफस्टाइल के बदले जो आपका जा रहा है
वो आपको मंजूर है क्या? यानी कि सवाल, एक्चुअल सवाल है किस कीमत पर। यानी मैं पैसा कमाता हूं और मैं ये अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, किस कीमत पर? मतलब उसमें आपको अपना जमीर गिरवी रखना पड़ता है क्या? तो उस कीमत पर ठीक है, आपको जमीर इतने का ही था। आपको अपनी सेहत गिरवी रखनी पड़ती है क्या? आपको अपना सेहत खराब करनी पड़ती है क्या? तो आपकी सेहत उतने की थी। यानी उस चीज में इसको अपना परिवार त्यागना पड़ता है क्या? तो आपका वो जो परिवार त्यागने की कीमत है, यानी परिवार के साथ रहने की कीमत इतने रुपए की जायज है। आपको अपनी जमीन छोड़कर, अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना पड़ रहा है, आपको मतलब अपना पूरा अस्तित्व बदलना पड़ रहा है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इस कीमत पर यह त्याग ठीक है क्या? वो जो रात को हम बात कर रहे थे, किसी चीज की कीमत हम तय करते हैं, तो आपको जो मिल रहा है उसकी कीमत क्या चुका रहे हो, ये एक बार आपको जरूर देखना है, चारों तरफ से, परिवार के एंगल से, असली धन के एंगल से, अपनी सेहत के एंगल से, और अपने अस्तित्व के एंगल से। तो ये आपको देखना है। और जो ये हम कर रहे हैं, इससे क्या किसी सबसे आखिर में बैठे व्यक्ति का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। जैसे ही आप ये समझेंगे, आपको एकदम दिमाग में क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी कि ये हम कैसे कर रहे हैं। तो हम सुबह से लेके रात तक और जन्म से लेके मृत्यु तक के एंगल इन सारे क्वेश्चंस के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। फिर आप अंदाज़ा लगा लेना कि आपको उस कीमत पर और उस तरीके से ये सब बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए, जिसकी बात जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले हम सोने पे जो बात कर रहे थे, सोने के तरीके पे, या मतलब जो सोने में जो नुकसान हमारा किया सोते समय, वो टेलीविज़न ने काफ़ी लोगों का कर दिया। इस पे रविंद्र भाई ने आपको बता ही दिया होगा कि आपका लीवर फैटी क्यों है, आप देर रात तक क्यों जागते हैं, इंटरनेट देर रात तक क्यों चलता है, 10 बजे ही इंटरनेट की स्पीड तेज़ क्यों आती है, सारे के सारे अच्छे वाले चैनल जिनको हम कहते हैं, अच्छे कार्यक्रम कहते हैं, वो 9 बजे के बाद ही क्यों चालू होता है, प्राइम टाइम। वो सब का कारण आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो, कि नहीं? कि वो सब आपको कहां लेके जाएंगे? आखिर में वो आपकी सेहत को खराब करने की दिशा में लेकर जाएंगे लास्ट में। उसका कारण है कि जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली ताकतें हैं, उनके संसाधनों को कंट्रोल करने वाली ताकतें हैं, वो ताकतें दो तरीके से चलते हैं। एक तो संसाधन उनके पास चले जाएं और जिनको कंट्रोल करना है उनके पल्ले कुछ बचे ना, और दूसरा उनका मकसद रहता है कि ये लड़ने लायक भी ना रहें, इनका शरीर भी खत्म हो जाए। तो शरीर खत्म तब होगा जब आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म होगी, या सोचने समझने की क्षमता बची है और शरीर खत्म हो गया है, तो फिर आप कैसे लड़ोगे? अभी जैसे आप लोगों को एक बूटी लगाई थी ना सरकार ने, आपकी फेवरेट सरकार ने आपको घरों में कैद करके कुछ लगाया, कोई केमिकल आपके शरीर में डाल दिया। अब आपके गांव के बुजुर्ग बोलते हैं जी घुटने खराब हो गए हैं, नौजवान बच्चे बोलते हैं काम करने की हिम्मत नहीं बची, मेहनतकश लोग बोल रहे हैं अब मेहनत नहीं होती। मेहनत नहीं होती तो क्या करेंगे? मशीन लानी पड़ेगी। मशीन का फायदा गांव को है, आपके समाज को है, कि बड़ी कंपनियों को है? फिर चेक करोगे ना, उस बड़ी कंपनी में उन्हीं का हाथ मिलेगा। फिर आपकी जमीन खराब हो गई है, रोटावेटर चला के आपने जमीन को बिल्कुल पका दिया है, अब इसके ऊपर नेचुरल बीज नहीं, इसमें प्राकृतिक बीज नहीं डाल जा सकते, अब इसमें गोबर की खाद काम नहीं करेगी, अब इसमें बैल से जुताई नहीं हो सकती, तो आपको पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने पड़ेंगे। पेस्टिसाइड्स कंपनियां देखना किसकी है, जाकर के देखोगे उन्हीं लोगों की। ये भी पंगा। फिर आपको इसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बारिश आपको होने नहीं दी जा रही है, नहर का पानी की सप्लाई आपको मिल नहीं रही है, तो पानी के लिए सिर्फ ट्यूबवेल कनेक्शन ही एक रास्ता बचता है। ट्यूबवेल को उस बोरवेल की जो मोटर है वह कंपनी भी उन्हीं की है, और उसके लिए जो बिजली चल रही है वो कंपनी भी उन्हीं की है। यानी कि आप खेत में बीज डालते हो तो बीज भी उसी कंपनी का है,
पेस्टिसाइड डालते हो वो भी उन्हीं की है, पेट्रोल डीजल चला करके यहां तक काम करते हो वो भी उन्हीं का है। वो डालने के बाद जब आपकी सेहत खराब हो जाती है तो आप फार्मा कंपनियों से दवाई लेकर जाते हो तो वो फार्मा कंपनी भी उन्हीं की है। यानी आपके जीवन का प्रत्येक कार्य असल में अपनी मेहनत की कमाई उन कंपनियों को भरने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं क्या बताओ आप? भाई यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं अपनी कमाई एक भाई को दूं, वो अपनी कमाई दूसरे को दे, वो अपनी कमाई तीसरे को, हम आपस में अगर अपना लेन देन इतना खूबसूरत कर लें जिसमें हम एक दूसरे को मजबूत करें कि एक काम करते हैं। वो जैसे अभी भाई ने बताया कि 20 रुपए किलो आपसे बाजरा ले रहा है और 120 रुपए आप ही को वापस दे रहा है। मतलब किसान जो है वो बेच रहा है। अब मान लो मैं किसान हूं और मैं यहां अलीगढ़ में रहता हूं और यहां पे मैंने बाजरा उगाया और बाजरा बेचने गया तो मेरा 20 रुपए किलो उन्होंने खरीद लिया। अब मेरा जो बेटा है या मेरा जो बच्चा है या मेरे पड़ोस का ही कोई दूसरा बच्चा है वो मुंबई में रहता है। अब वो मुंबई से यहां बाजरा लेने तो आएगा नहीं, वो वहीं पे रिलायंस के स्टोर से खरीद लेता है और उसे वहां वो 120 रुपए मिल रहा है। यानी वो उसी किसान से खरीद के सस्ता उसी किसान के बच्चे को महंगा दे रहा है। वो आपसे गेहूं खरीद रहा है 20 रुपए 24 रुपए किलो, और ब्रेड का पैकेट जब हम लेकर आते हैं दुकान से, वो आधा किलो का ब्रेड का पैकेट अब 85 रुपए का आता है, 90-95 रुपए का, पहले 65 रुपए का आता था। 180 रुपए किलो आपको वो गेहूं दे रहा है। इसी तरह से टमाटर आपसे ले रहा है 5 रुपया किलो। थोड़े दिनों के बाद वही टमाटर बिक रहा है आपको, आप ही को वापस 100, आजकल 100 रुपए किलो का चलन चला हुआ है। वही टमाटर की सॉस आपको बेच रहा है 250 रुपए किलो। वो पैकेट में आती है ना 8 ग्राम की सॉस 1 रुपए की आती है, कैलकुलेट करके देखोगे वही 250 रुपए किलो पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आपकी जीवन की सारी कमाई को वो कंपनियां ले रही हैं। तो इनसे सारा का सारा गांव और गांव का प्रत्येक व्यक्ति खोखला हो रहा है, कमजोर हो रहा है, टूट रहा है, और वो अपनी सारी कमाई को उनको दे रहा है। तो एक दिन तो हमारा खाली होना तय ही है। कितने ही खजाने भर रखे हों, सिर्फ अगर निकल रहा है उसमें से तो एक दिन तो खाली होगा ही होगा। तो अभी हम उठने पे ले लेते हैं। पहले जब हम सोए लेट हैं, खाया लेट है, हाजमा खराब है, तो क्या आप समय से उठ पाओगे? भाई हम ये मानते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं आयुर्वेद में, कोई है यहाँ जो डॉक्टरी लाइन से थोड़ा बहुत जानकार हो? थोड़ा बहुत जानकार हो? राजू दीक्षित वाले हैं सारे लगभग, तो वो तो जानते ही हैं। अब सबको पता है लगभग कि सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे फेफड़े और हमारे जो दिल है वो सबसे ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा, यानी अगर आप सुबह के समय आप सोए होंगे तो 3 बजे के बाद ही हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। आपने ये नोटिस किया हो? जो रात को सोते सोते जो निकल लेते हैं वो मैक्सिमम जो समय है वो 3 बजे के आसपास का रहता है, जब शरीर का टेम्परेचर सबसे कम होता है। शरीर का टेम्परेचर खुद ही कम होता है, ऊपर से एसी में अगर बैठा है तो और ज़्यादा खराब, नुकसानदायक है। तो सबसे पहला तो हमारा सोने का तरीका ही बदल दिया उन्होंने। होना चाहिए था खुली हवा में, कर दिया बंद हवा में, एसी की हवा में। होना चाहिए था मतलब बिल्कुल एकदम प्राकृतिक हवा, और हो गई सारी नकली एसी की हवा। फिर उठते ही सबसे पहले आदमी को सैर करने के लिए बाहर जाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास व्यवस्था हमारे बुजुर्गों ने करी हुई थी जंगल की। तो जंगल को अगर काटना है और जंगल से अगर गांव की व्यवस्था चलती है तो गांव वाले जंगल को काटने नहीं देंगे। जंगल से क्या क्या व्यवस्था चलती है? जंगल से व्यवस्था चलती है एक तो शौचालय की, जंगल से व्यवस्था चलती है हमारे डंगरों के चरने की, और जंगल से व्यवस्था चलती है लकड़ी की। तो जब तक गांव को लकड़ी की जरूरत पड़े, उनके डंगरों को, उनके पशुओं को चरने की जरूरत पड़े, और जब तक शौचालय के लिए आपको एक जगह चाहिए, तब तक आप जंगल की व्यवस्था को कभी भी बिगड़ने नहीं दोगे। तो इनका काम ऐसा कर दो कि ये लोग, पहले तो जो था इनका रूल था कि खेत का पेट में, पेट का खेत में, यही नियम है ना अपना। मतलब हम लोग क्या होता था, घर में खाते हैं और बाहर हगने के लिए जाते हैं।
आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बाहर खाकर आते हैं और घर में आकर हगते हैं। उल्टा बदल दिया ना इन्होंने। अब ये जंगल की जरूरत आपको टॉयलेट के लिए नहीं है, क्योंकि इनके घरों में आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा खा करके इनके घरों में आपने टॉयलेट की शीट लगा दी। फिर इनको लकड़ी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दिए। फिर अब इनको डंगरों के चरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप लोग भैंस पाल कर दूध मतलब जब आप निकालते हो उससे ज्यादा खर्चा होता है, और अगर आप यही दूध पैकेट का लेते हो तो कम खर्चे में मिल जाता है। तो जब उससे कम खर्चे और कम मेहनत में पैकेट का दूध मिल रहा है तो कोई पशु क्यों रखेगा। जब पशु रखना बंद हो गया और जंगल का यूज कम हो गया तो आप जंगल को क्यों देखोगे, क्या फायदा, ऐसे ही खड़ा है ये जंगल, क्या फायदा, अरे इसकी जगह फैक्ट्री लग जाए तो रोजगार मिल जाएगा। और मैं पिछले 20-25 साल 30 साल से तो मैं लोगों को ये कहते हुए सुन रहा हूं कि फैक्ट्रियों से रोजगार मिलता है। फिर मैंने जाकर के अब कुछ साल पहले मैंने इस पे थोड़ा सा सोचना शुरू किया, क्या सच में रोजगार मिलता है। तो मैं देखा मेरे गांव में शुगर मिल है, मेरे ही गांव में शुगर मिल है, मेरा जो गांव है, और मेरे गांव के लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी इसके लिए। मतलब एमएलए को हर बार हर पार्टी को ये कहते जो शुगर मिल की बात करेगा उसको वोट देंगे, जो शुगर मिल की बात करेगा। एक पार्टी ने बोला और उस पार्टी ने उसके लिए शुगर मिल स्थापित करने का वादा कर दिया और कर भी दिया। वो कहीं और से ला करके शुगर मिल वहां स्थापित कर दिया। पता चले उस शुगर मिल के नाम पर हमारी कीमती जमीन जिस पे खेती होती थी वो अब बंजर बना दी उन्होंने, सीमेंट बिछाकर वहां। अरे भाई मैं सोच रहा था क्या इस देश के अंदर बंजर जमीन नहीं है, लेकिन नहीं, वो कहते हैं फिर वहां थोड़ा मुश्किल होता है कि आपको शुगर जो है वो मतलब आसपास शुगर केन से ही आएगी ना, गन्ने से ही आएगी, तो जहां गन्ना होगा वहीं पे हमें लगाना पड़ेगा। ओके चलो, तो शुगर फिर फायदे की चीज होती होगी। पता चल रहा है कि शुगर तो फायदे की तो तब होगी जब वो तो सल्फर वाला मटेरियल है, वो तो आपको कैंसर कर रहा है। ओके, फिर शुगर मिल में रोजगार मिलता होगा। तो मैं गांव में जाकर शुगर मिल में पता किया, मेरे गांव के मुश्किल से 4-5 लोग वहां काम करते हैं। जिस गांव की जमीन वो ले गए मुश्किल से 4-5 लोग, और चारों पांचों लोग क्या करते हैं, एक गेट पे खड़ा होने का काम कर रहा है, एक अंदर वो कहीं पे कुछ कागजी कार्रवाई में जब वो गन्ना उतरता है वहां पे कुछ काम कर रहा है, एक अकाउंट का काम कर रहा है। कोई अफसर नहीं है वहां उसके अंदर शुगर मिल में, हमारे गांव का कोई नहीं है जो चीजों को नियंत्रण करता हो। फिर दूसरा कौन है, दूसरे पता चल रहा है कि वो सारे लोग, वो जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो सब दूसरे किसी शहर से आए हुए लोग हैं। शहर से या स्टेट, पता चलता है दूसरे स्टेट से भी आए हुए हैं। तो मैंने कहा दूसरे स्टेट के लोगों को यहां लाने की क्या जरूरत है। तो मालूम पड़ता है कि वो जो दूसरे स्टेट से आया है उसका पहला तो फायदा ये होता है कि वो 24 घंटे का नौकर अवेलेबल हो जाता है। अभी मैं जब आ रहे थे हम, तो जितने टोल रास्ते में आए सब टोलों पे लड़कियां बिठा दी इन्होंने। अभी सभी टोल पे आप देखेंगे ना, इस रूट पे मैंने देखा नेशनल हाईवे पे जो पेरिफेरल है इस पे लड़कियां बिठा रखी हैं। फिर वो लड़कियां सुबह सुबह 7 बजे तैयार होकर निकल रही हैं 8 बजे वाली ड्यूटी देने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ ये क्या सीन है, इतनी सारी लड़कियां। तो मैंने पूछ लिया लड़की से एक से, मैं कहा बहन जी ये आप लोग यहीं से तैयार होकर निकल रही हैं सारी इकट्ठी। बोली हम लोग यहीं रहते हैं। आप हो कहाँ से, हम झारखंड से हैं। तो दिल्ली में बड़े बड़े दलाल बैठे हैं जो लेबर सप्लाई करने का काम करते हैं। तो वो बिल्कुल गरीब इलाके, जिसको वो गरीब कहते हैं, जिसको वो गरीब कहते हैं, वो आपके एरिया को गरीब बोलेंगे। मैं देख रहा हूं यहां आपके पास अपना पानी है, यहां के लोग अभी भी अगर पंचायत में बैठते हैं, यहां के लोगों के पास यहां बैठे हैं वो तो बड़े अमीर लोग हैं। कहते हैं ना समय सबसे कीमती होता है, तो अपने लोगों के पास समय है तो वो सबसे कीमती चीज है उनके पास। इसका मतलब वो गरीब हुए। गरीब कहां से हुए वो, अगर उनके पास सबसे कीमती चीज है तो वो समय, वो गरीब कहां से हो गए। वो अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए सोचने के लिए, परमात्मा के लिए, प्रकृति के लिए उनके पास समय है तो वो गरीब नहीं हो सकते। अब मैं उस चीज को मैंने देखा तो वो बहन जी ने बताया कि जी हम तो उधर से आई हुई हैं झारखंड से, और यहीं से तीनों शिफ्टों की लड़कियां यहीं पे रहती हैं टोल पे ही। एक एक कमरे में 15-15, 20-20 ठूस रखी है उन लोगों ने।
वो वहीं पड़ी रहती हैं, वहीं अपना उनका नहाना धोना चलता है। अब आप सोच लो उन लड़कियों के परिवार वालों को क्या कह करके वो लाए होंगे, इधर से वो बेचारी को खाना पीना यहाँ मिल ही रहा है, वो पैसे एज इट इज वहां भेज रही है, उनको लगता है प्रदेश में गई काम कर रही है बेटी हमारी और बहुत पैसा कमा रही है। वहां दिहाड़ी इतनी नहीं मिलती है जितना यहाँ, उनको 8,000 भी बहुत है यहाँ। अब वही 8,000 में यहाँ का लोकल बच्चा काम नहीं करेगा, लेकिन वो वहां के बच्चे काम कर रहे हैं। और पता चल रहा है कि हर जगह पर वहां के लोकल आदमी को काम नहीं मिल रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा पाओगे, आप जहां के भी हैं वहां पर आपके लोकल बच्चों को काम नहीं मिलेगा, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में। वो काम आपको गरीब इलाके से आए हुए मजबूर लोगों के बच्चों को मजदूर बना करके वहां पेश कर देते, काम नहीं देंगे। अब वो बेचारे मजबूर हैं तो वो लड़ भी नहीं सकते। नंबर 2, अपने अधिकारियों की रक्षा करेगा वहां का मालिक। भाई यहां जंगल कट रहा है, जंगल जिसका है गांव के लोगों का, गांव के लोग तो लड़ेंगे ना उसके लिए, बाहर का कौन आदमी इस जंगल की लड़ाई लड़ेगा। गांव के आदमियों को नौकरी दे दी बाहर। अब गांव का पढ़ा लिखा बच्चा बाहर जा रहा है, पढ़ने के लिए भी बाहर जा रहा है, नौकरी करने के लिए भी बाहर जा रहा है। तो गांव में पढ़े लिखे बच्चे हैं नहीं जिनको बात समझ में आई हो, जो लड़ सकते हो, जो लिख सकते हो। उनको लिख करके अपनी बात रखनी नहीं आती, तो किसी ने अपना विरोध दर्ज नहीं कराया, तो कोई आदमी उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। बाहर का आदमी तो आपकी लड़ाई लड़ेगा कैसे। तो जंगल आपका उड़ाना बड़ा जरूरी है। आपको बीमार अगर रखना है, यानी कि आप देखना घूम के बात आपकी बीमारी पे ही आएगी, और वो बीमारी के बाद जो दवाई कंपनी है वो उन्हीं की है जिनके थ्रू वो बीमारी आएगी। धुएं से बीमारी हो रही है तो धुआं जो पेट्रोल डीजल से हो रहा है वो उसी का, मालूम है ना ये बात। जितने भी तेल के कुएं हैं अरब कंट्रीज में, उनमें 70% कुओं पे एक ही फाउंडेशन का कब्जा है, एक ही परिवार का कब्जा है, वो है रॉकफेलर परिवार। रॉकफेलर परिवार दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको फंडिंग करता है। रॉकफेलर परिवार ही एजुकेशन में होने वाली सारी रिसर्च को फंडिंग करता है। रॉकफेलर परिवार ही साइकोलॉजी में लोगों का दिमाग कंट्रोल करने वाली हर रिसर्च को फंडिंग करता है। रॉकफेलर परिवार के पास अगर तेल के कुओं का, कारखानों का कब्जा है और उसका मालिकाना हक है, तो रॉकफेलर परिवार उस तेल के कुओं का शोधन करने का काम करता है। नेचुरल गैस जिसको आप सीएनजी बोलते हो, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, कोल तार, बरोजा, केरोसिन ऑयल, ये सब निकालने के बाद जो बच जाता है उसे बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो किसी काम का नहीं होता है, जो बहुत खतरनाक है ह्यूमन बॉडी के लिए। उस एपीआई का इस्तेमाल वो लोग फर्टिलाइजर और डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए करते हैं। यानी कि वही कंपनी जो तेल की कंपनी है अपने बचे हुए कबाड़ से पेस्टिसाइड, यूरिया बनाती है एपीआई से, और उसी से ड्रग्स बनाती है जिसको आप दवाइयां कहते हो, जो एलोपैथी की ड्रग्स हैं, जो ये डॉक्टर लिखते हैं कि या दवाई ले लो फलाने ढिमकानी, वो एपीआई से बनते हैं। अब पता चलता है कि जितने यूरिया फर्टिलाइजर बनाने वाली टेक्नोलॉजी है वो भी उसी रॉकफेलर फाउंडेशन की है। और पता चलता है कि जितनी भी दवा बनाने वाली कंपनियों की जो मालिकाना हक है बड़ा टॉप का, उसमें भी रॉकफेलर फाउंडेशन का ही हाथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीमारी भी बेच रहे हैं और इलाज भी बेच रहे हैं। तो बीमारी भी उन्हीं से खरीद रहे हैं और इलाज भी खरीद रहे हैं। फिर खेत के अंदर आप ट्रैक्टर चला रहे हो, मान लो जैसे कोई भी ट्रैक्टर चलाओगे, ट्रैक्टर कंपनी के अंदर देखना फंडिंग कहां मिलेगी। कभी बिल गेट्स की मिलेगी, चाहे रॉकफेलर की मिले, चाहे रॉथशिल्ड की मिले, चाहे दूसरी ब्लैक रॉक की मिले या किसी और की मिले, जिस कंपनी की मिलेगी वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है कि नहीं, क्योंकि पूरा एजेंडा जो चला रहे हैं उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहले ये काम यूनाइटेड नेशन के बैनर तले हुआ, यूनाइटेड नेशन बदनाम हो गया तो नाम बदल लिया। जब वो दूसरा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बदनाम कर देंगे हम जैसे लोग के, एक नया ग्रुप आ जाएगा, वो कहेगा नहीं वो लोग तो खराब थे, हम वही होंगे, वहीं मतलब लोग वही होंगे। बात समझ आ रही पॉइंट। तो अब आपके पास सुबह उठ करके स्वस्थ रहने का कोई साधन बचा नहीं, बल्कि आपके बच्चे को तो और कचरा माहौल बना दिया उन्होंने। क्या किया
कि स्कूल 7:30 बजे का है या 8 बजे का, लेकिन बस आएगी 6:30 बजे, 6 बजे गांव के अंदर जो स्कूल में लेके जाएगी ना बस, वो जल्दी आएगी। उसके चक्कर में आपका बच्चा जब उठेगा, उठते ही नहा धो के और बिना खाना खाए बस में बैठ लेगा। सबसे पहले हम लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि छोटा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं, असल में इंसान ही ट्रैवल करने के लिए नहीं बना है। हम लोग ट्रैवल करने के लिए नहीं बने, हमारा शरीर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं बना। भाई जैसे केंचुआ है, केंचुए को आप गाड़ी में बिठा कर ले जाओगे तो वो मर जाएगा। उसको उसका सर्वाइवल ही उस मिट्टी के अंदर है, वो मिट्टी खाकर ही जिंदा रहेगा ना, उसको साफ सुथरी जगह रखने का कोई लॉजिक नहीं है। मछली है, आप कहो यार ये पानी में डूब गई है, इसे बचा लेता हूं मैं, उसको निकाल के बाहर रख दोगे, वो पानी के लिए बनी है ना। उसको आप कहो कि ये क्या तरीका है, ऐसे थोड़ी गंदगी में रहते हैं, पानी में तो डूब जाएगी, इसको सांस इसका घुट जाएगा और उसको निकाल देंगे। इसी तरह से यदि इंसान को अगर बहुत दूर भेजने के लिए, यहाँ का आदमी मुंबई पहुंच गया, बैठा एयरपोर्ट पे फ्लाइट में, हम जैसा आदमी पहुंच गया, अभी यहाँ पहुंच गया, पहुंच तो गए। अरे भाई अगर परमात्मा ने आपको यहाँ पहुंचने के लिए बनाया होता कि 1 घंटे में 2 घंटे में आप 500 किलोमीटर की दूरी तय कर लो, तो उसके लिए वो आपको पंख ना लगा के दे देता। और जिनको जाना होता उनको लगाकर दिए भी तो हैं उसने। जिसको जितनी दूर उड़ना है, मोर को जितनी दूर उड़ना की जरूरत पड़ेगी उसको उस हिसाब के पंख लगा के दे दिए। चील को जितनी दूर उड़ना है उसको उस हिसाब के दे दिए। तोते को जितना उड़ना है, कौवे को जितना उड़ना है, बाज को जितना उड़ना है, हर पक्षी को उसकी जरूरत के हिसाब के पंख लगा करके दिए हैं ना, कि तुम इतनी दूर तक जाना पड़ेगा, तुमको सर्वाइवल के लिए तुम इतना जाओ, तुमको इतना जाना पड़ेगा तुम इतना जाओ। आदमी को भी पैर दिए हैं ना। अगर बहुत तेज चलने वाला होता तो चीते को दिया है तेज दौड़ने का कैपेसिटी, घोड़े को दिया है सामान लाद के चलने की कैपेसिटी, गधे को दिया है ताकत ढोने की। आदमी को जो कैपेसिटी दिया वो आदमी को दिमाग दिया। उस दिमाग का इस्तेमाल तुमको बाकी जीव जंतुओं की तरह प्रकृति के नियमों को पालन करते हुए जीना है। प्रकृति का नियम यह कहता है कि सुबह से लेकर, सूर्योदय से लेकर और रात तक आप जितनी दूर जाकर वापस आ सकते हो, सिर्फ उतना ही क्षेत्र आपके लिए सही है। आपको वो क्षेत्र बचाना है अपने पूरे जीवन में। यह संदेश है प्रकृति का। तो आदमी की स्पीड अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा लगाएं, बीच में खाना खाने और रुकने का समय भी लगाएं, तो मैक्सिमम 25 से 35 किलोमीटर का सफर ऐसा है जो आदमी को इतने दूर तक का पानी, इतनी दूर तक के फल पौधे, इतनी दूर तक की वनस्पति, इतनी दूर तक का अनाज तो हजम होगा। वो तो उसकी सेहत के लिए सही है। लेकिन यदि अलीगढ़ का आदमी कश्मीर की सेब खाएगा तो फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। आपको कश्मीर की सेब खानी है तो कश्मीर जाइए, वहां के मौसम में रह करके वहां का फल खाइए। आपको अगर गिर गाय का दूध पीना है तो गुजरात जाइए और वहां जाकर के उसका दूध पीजिए, ना कि उस गाय को यहां लाकर बांध दीजिए। वो गाय यहां के लिए बनी ही नहीं है भाई। जिस जगह की वनस्पति है, जैसा वहां का माहौल है, वैसे ही भोजन होगा, वैसा ही फल होगा, वैसा ही शरीर होगा। अब बंदर के पास कपड़े नहीं है लेकिन उसके बाल दे दिए, उसको बाल दे दिए। गर्मियों में उसके बाल और काम करते हैं, वो बाल खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिक। सर्दियों में उसके बाल मोटे मोटे हो जाते हैं ऑटोमेटिक। वो पेड़ों पर पड़ा पड़ा रहता है, उसको नहीं लगती सर्दी, उसको आपके कपड़े रजाइयों की जरूरत नहीं है। इसी तरह से दूसरे जीव जंतु है, जहां सर्दियां हैं वहां उनके शरीर के ऊपर बाल अपने आप मोटे मोटे बड़े बड़े बाल हो जाएंगे। पर्पस मेरा कहने का यह है कि प्रकृति हर जीव को उसके सर्वाइवल का रास्ता देती है और उसका नियम है। उन नियमों का पालन करना ही मानव धर्म है। प्रकृति के नियमों का पालन करना, यही हमारा धर्म है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ये धर्म नहीं है, ये पंथ हैं, ये संप्रदाय है। वो धर्म नहीं हो सकते। धर्म तो आपका और मेरा अलग हो ही नहीं सकता। धर्म तो ऐसा है कि हिंदू की औरत का भी धर्म वही है जो आदमी की, जो मुसलमान की औरत का धर्म है। जिस तरह से हिंदू का बच्चा जन्म लेगा वैसे ही मुसलमान का बच्चा जन्म लेगा, वैसे ही वही गर्भ धारण का तरीका होगा, वही जन्म लेने का तरीका होगा, वही दूध पीने का तरीका होगा। इसी प्रकार से आपका धर्म
केवल एक ही है, हमारा और आप सबका एक ही धर्म है, और वो है प्रकृति के नियम, उनका पालन करना, बस। इसके अतिरिक्त बाकी सब एडवर्टाइजमेंट है, इसके अतिरिक्त बाकी सब बकवास है, जो केवल हम लोगों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, केवल और केवल तोड़ने के लिए। उनके वाले उनको डराते रहते हैं, अपने वाले अपने को डराते रहते हैं, किसी और वाले किसी और को डराते रहते हैं, कोई अदरवाइज कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप उनसे बोलिए कि ये जो लाइन आप कह रहे हो, क्या ये हमारे नियमों का, प्रकृति के नियमों का पालन करने के लिए है, तो पता चलेगा नहीं, नहीं तो कांटा मार दो, उसी टाइम वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग ट्रैवल करने के लिए नहीं बने, और छोटे बच्चे की रीढ़ की हड्डी खराब होगी यदि आप उसको अर्ली स्टेज में साइकिल दे दोगे, वो इन ईंटों वाले रोड पर चलेगा, गड्ढों वाले रोड पर चलेगा, या फिर बस में ट्रैवल करेगा। यानी कि अब आपको ये देखना है कि अब आपको अपने बच्चे को परवरिश कैसे करनी है। अभी अमेरिका में नया ट्रेंड चालू हुआ है, बहुत अमीर लोगों ने वहाँ अपने घरों के अंदर मिट्टी के लॉन, जैसे टब लेकर आए थे ना, प्लास्टिक के टब लेकर आए। अब मान लो सबके अपने तो गांव में जोड़ होता है, अब शहर का आदमी जोड़ कहाँ से लाएगा? अब फर्श 7वीं मंजिल पे 8वीं मंजिल पे कैसे स्विमिंग पूल बनाएगा? तो प्लास्टिक का स्विमिंग पूल ले आता है बच्चों के लिए, छोटा सा आता है, उसमें पानी भर देता है, बच्चे उसमें खेलते रहते हैं। ऐसे ही मिट्टी के पूल ले आए। अब वो मिट्टी उनको घर में लानी पड़ी, क्योंकि रिसर्च अब बताने लगी कि मिट्टी में जो बच्चा नहीं रहता है वो बच्चा बीमार होता है बड़ा होकर के। असल में हमारे शरीर में जो एक तरह से इम्यूनिटी बढ़ाने का काम है वो मिट्टी करती है। अगर मिट्टी को इन्होंने पेस्टिसाइड, यूरिया डाल के, केमिकल डालकर खराब कर दिया, तो वो आपके बच्चों को हेल्थ देगी कि बीमारी देगी? बीमारी देगी ना। उन्होंने आपके बच्चे बीमार रहें इसलिए मिट्टी को खराब करवा रहे हैं आपके हाथों से, और जहां मिट्टी नहीं है वहां पर ईंटें बिछा रहे हैं, ताकि पक्का हो जाए आपके बच्चों को मिट्टी मिले ही ना। लेकिन हमारे गांव के लोगों ने अभी भी अपने घरों में कच्ची जगह छोड़ी हुई है, अभी भी वो नंगे पैर रहते हैं। इसी वजह से उनका जमीर अभी जिंदा है, इसी वजह से वो अभी जिंदा है, वो लड़ने की क्षमता में, इसलिए वो यहां बैठ सकते हैं इतनी देर तक। शहर का आदमी के बस की बात नहीं है हमारी बातों को झेलना, वो झेल ही नहीं जाएगी उनसे। क्या यार ऐसी ऊट पटांग सी बातें करते हैं, उनको वो हमारी बातें ऊट पटांग लगती हैं। इसका मतलब तो तुम हमें 50 साल पीछे लेके जाना चाहते हो। अरे पीछे आगे की तो बात ही नहीं है यार। अब तो तुम्हारे वाला साइंटिस्ट कह रहा है कि मिट्टी से हम लोगों को फायदा होता है, तो फिर घर में पक्के फर्श का क्या मतलब अगर मिट्टी से फायदा होता है तो? अब जो राख हम लोग अपने बर्तन मांजने के लिए इस्तेमाल करते थे, गोबर वाले उपलों की राख, अमेज़न पे जाके चेक करो 700 रुपया किलो मिलती है वो। और विदेशी लोग, अब लोग उसको कहते हैं इससे बैक्टीरिया मत, ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी होती है। अरे ये तो हम पहले करते ही थे यार। होटल में जाते हैं, वहां तंदूर की रोटी सस्ती है, तवे की रोटी महंगी है, चूल्हे की रोटी उससे भी महंगी है, और वो आपको गैस दे रहे हैं, बताओ। और हरामी गा रहा है उसको कि हमने गैस दे दी इतने लोगों को, और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि गैस की रोटी खाने वालों के पेट में गैस बनती है। अब अगर आपको गैस से चूल्हे पे जाने की बात कर रहा हूं, तो पीछे जाने की कह रहा हूं कि आगे जाने की कह रहा हूं? साइंटिस्ट कह रहे हैं कि यह अमीरियत की निशानी है, चूल्हा अमीरियत की निशानी है विकसित देशों के अंदर। हमारे यहां हमारे वाले लोग गैस पे रोटी बना के खुश होते हैं, वो जो जिनको ये यकीन दिला दिया कि गैस अच्छी चीज है, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आकर के गीत गा रहा है उस गैस के, तो इसका मतलब अच्छी हो जाएगी वो। अच्छा, अमेरिका जैसे देशों में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो जर्मनी, इस टाइप के जो देश, जिनको जापान, जिनको हम लोग थोड़ा विकसित देश बोलते हैं, वहां पर जो गरीब, गलीज और निकम्मे वाहियात लोग हैं वो खाते हैं पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग और ये फास्ट फूड। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, और जो अमीर लोग हैं वो खाते हैं घिया, तौरी, हरी सब्जी। ये अब अलग हमारे घियावा को बदनाम कर रहे हैं हरामी। नहीं, जो हमारे हर यहां इस पे कूप पे मिल जाएगी, गली में मिल जाएगी, कहीं भी पेड़ पे चढ़ी मिल जाएगी, वो तो वहां लग्जरी है, अमीरियत की निशानी है। अगर आपकी प्लेट में हरी सब्जी है तो ऑलरेडी हम लोग उस लेवल पे है।
शहरों में गांव की सब्जी चली जाए तो कूद के पड़ते हैं, टूट के पड़ते हैं, यार 2 भिंडी हमको भी दे देना, बेटे को ही खिला देंगे। और गांव वाले खुश होते हैं। शहर जाके क्या अजीब घुमा रखा है, जो जहां है उसको वहां की चीज सुधारने के लिए नहीं दे रहे हैं, जो नहीं है उसके पीछे दौड़ा रहे हैं। तो हरी सब्जी अमीरियत की निशानी है, उसको हम लोग खोते जा रहे हैं, उसको हम लोग अपने से दूर करते जा रहे हैं, क्योंकि हम जमीनों को इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो आपको बता रहे हैं कि मच्छर जो है वो नेचुरल इम्यूनाइजर है। देखो, किसी बीमार आदमी को मच्छर काटेगा, उसके ब्लड को वो आपके शरीर में डालेगा, तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नेचुरल तरीके से बनेगी। मच्छर का ये काम है, असली वैक्सीनेशन मच्छर करता है। उसी को मारने के लिए उन लोगों ने वो कॉइल दे दिया आपको कि मच्छर को भगाओ। समझ रहे हैं? मच्छर को पहले कह रहे हैं पैदा मत होने दो। भाई, जितने कीट हैं, जितने पक्षी हैं, जितने जीव हैं, मधुमक्खी है, इनका काम है पोलिनेशन का, इनका काम है फॉरेस्टेशन का, बीज बोने का। मतलब आप कमाल का स्ट्रक्चर देखिए, वो इधर से अमरूद खाया तोते ने, तो वो बीज को तो चबा ही नहीं सकता, वो उसमें से पोषण निकाल लेगा जो उसमें मतलब गुदा है, लेकिन बच गया उसके अंदर बीज। वो अपनी लैट्रिन में बीज को निकाल देगा, और लैट्रिन अपने आप में खाद का काम करती है, वो खाद में लपेट के मिट्टी में बीज फेंक देगा। थोड़े टाइम के बाद वहां बैक्टीरिया काम करेगा, वो उसकी जो बीट है उस बीट को मिट्टी बनाने का काम कर देगा। वो बैक्टीरिया, वो मिट्टी में ही बीज रह गया, मिट्टी में बीज मतलब वो उगना स्टार्ट कर देगा, वहीं पे पौधा हो जाएगा। ये काम प्रकृति ने सबको दे रखा है, लेकिन आदमी उस प्रकृति के उन नियमों को भूल करके, वो उन नियमों को तोड़ करके कुछ और ही करता जा रहा है। ये याद दिलाना आपको है कि भाई अब देखो, आपको उठने के तरीके पे भी इन्होंने कितना बड़ा कंट्रोल किया। अब आपको अपने घर में जब टॉयलेट में लैट्रिन जाना पड़ता है, तो वो आप अपनी मर्जी से जा रहे हो कि अब आपको जाना पड़ता है, क्योंकि आपके घर में पशु नहीं बचा। जिसके घर में डंगर है, पशुधन है, उसे उनको घास डालने के लिए सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा। जो सुबह उठने का आदी होगा, उसका खेत बिना मन लगेगा भी नहीं, वो खेत में जाएगा ही जाएगा, वो जाएगा ही, उसको घर की टॉयलेट में मजा आएगा ही नहीं, वो जाएगा ही खेत में। कुदरती, जो कुदरती सुबह इतना चल लेगा और वहां नेचुरल तरीके से कर आएगा, वो बीमार पड़ेगा ही नहीं, आपके जाल में फंसेगा ही नहीं कुदरती। लेकिन जिसके घर में एसी लग गया और कमरे के अंदर ही टॉयलेट लग गया और सुबह 6 बजे बस आनी है, वो तो टाइम पर ही उठ, क्योंकि इस रात को फिर उनको मोबाइल या टीवी देख करके सोना है लेट, तो वो तो लेट ही उठेंगे। लेट उठने वाला आदमी प्रकृति के नियमों का पालन कर ही नहीं सकता, उसे फिर अननेचुरल तरीके से उस टॉयलेट के अंदर जाना पड़ेगा। अगर वो टॉयलेट आपने अपने कमरे में बनाई है, तो फिर आपको वो साफ सुथरी रखनी पड़ेगी, तो आपको हर रोज उसके अंदर वो केमिकल डालना पड़ेगा, नीले वाला। फिर आपको वो हाथ धोने के लिए वो भी क्या वॉश बेसिन भी वहां लगाना पड़ेगा, फिर वहां हैंड वॉश भी रखना पड़ेगा, वो जो हाथ धोने वाला भी। फिर उससे क्या होगा, वो पानी सारा का सारा या तो गांव के जोहड़ में जाएगा या फिर अंडरग्राउंड जाएगा, और वो दोनों ही पानियों को दूषित करेगा। वो दूषित पानी पिएंगे आपके डंगर, तो वो बीमार पड़ेंगे। वो दूषित पानी को अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो बदबू करेगा, वो आपके अंडरग्राउंड पानी को धीरे धीरे सोखेगा, तो वहां उसको भी खराब करेगा। अल्टीमेटली वो खराब करेगा, तो खराब पानी पियोगे तो फिर आप फिर से बीमार पड़ोगे। बीमार पड़ोगे तो फिर फार्मा कंपनियां होने की हैं, जिनकी टॉयलेट की शीट बनाने वाली कंपनी है। हैंड वॉश भी उन्हीं की कंपनी बना रही है और टॉयलेट की शीट भी वही बना रही है। टॉयलेट में यूज होने वाले टाइल भी उसी कंपनी की है, वॉश बेसिन भी उन्हीं कंपनी का है, वो टूटी की कंपनी भी उन्हीं की है, और पानी को चलाने वाली मोटर भी उसी कंपनी की है, और बिजली कंपनी भी उन्हीं की है। तो यानी कि आपके टॉयलेट की प्रत्येक चीज यूज करने का सारा पैसा किसको मिल रहा है? उसी कंपनी को मिल रहा है। गांव के किसी आदमी की भागीदारी इसके अंदर सुनिश्चित नहीं हो रही। अब इसमें मैं आपको 50 साल पीछे लेके जाने की बात कह रहा हूं कि अपने को बचाने की बात कह रहा हूं? भाई इसमें यह समझ में आ गया कि वो
ये गांव, इसका मतलब जंगल बचाना पड़ेगा। जंगल बचाना पड़ेगा तो एसडीएम और डीसी चाहेंगे नहीं कि आपका जंगल बचे, फिर वो बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो आपको गांव इकट्ठा करना पड़ेगा। अब गांव इकट्ठा करना पड़ेगा तो फिर बोलेंगे ये तो राजपूतों का गांव है, ये तो जाटों का गांव है, ये तो गुजरों का गांव है, इसमें तो ब्राह्मणों की और जाटों की लगती है, इसमें तो फलाने के डिमकाने की बजती है। फिर वो उनकी आपस की लड़ाई को ले आएंगे, फिर वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई को ले आएंगे, फिर वो रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन की लड़ाई को ले आएंगे, फिर वो ओबीसी को ले आएंगे, फिर वो मतलब शेड्यूल कास्ट में भी वो दो जातियों को फिर घुसा देंगे कि ये भैया ये चमार हैं, ये वाल्मीकि हैं, ये इनके भी आपस में नहीं बनती है। क्योंकि आपके बटे रहने में आपका जंगल गायब है, आपके जुड़ते ही आपको जंगल को वापस आना पड़ेगा, आपके इकट्ठा होते ही आपकी व्यवस्था को वापस आना पड़ेगा। जब तक आपकी लड़ाई बज रही है तब तक आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए थाने कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। थाने वाले को एक पार्टी पैसा देती है कि दोनों देती हैं? दोनों देती हैं भाई। वकील को पैसा एक देती है कि दोनों देती हैं? दोनों देती है। उस तारीख पे जाने का खर्चा दोनों पार्टियों का होता है। उन दोनों जब वो लड़ रही हैं तब तक होगा। लेकिन अगर गांव इकट्ठा हो जाए और बोले कि हम बैठ के अपनी व्यवस्था बनाएंगे, भाई हमको नहीं जाना थाने में किसी के पास, यहीं बैठकर अभी के अभी फैसला करते हैं, जिसकी गलती है गलती निकालते हैं और उसको सजा भुगताते हैं, और दोनों पार्टियां मान जाएं, 1 रुपया खर्च होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब नहीं खर्च होने में गांव का फायदा है या खर्च होने में गांव का फायदा है? तो इसका मतलब पंचायती व्यवस्था में फायदा है कि लीगल व्यवस्था में फायदा है? और पंचायती व्यवस्था में फायदा है तो बैठ करके गांव को इकट्ठा करके अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो ही तो आपकी बात मानूंगा। मुझे अनाज मिल जाए सरकार से, विधवा पेंशन मिल जाए सरकार से, बुढ़ापा पेंशन मिल जाए सरकार से, बच्चों की फीस वर्दी सरकार से, और सारी भीख अगर सरकार से मिल जाए तो मैं आपकी बात क्यों मानूंगा? तो यदि मुझे अपने जीवन में लंबे समय तक बचाने वाली व्यवस्था चाहिए तो हमें समाज के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा कि सरकार के ऊपर? तो सरकार को लात मारनी पड़ेगी पहले कि तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, भागो यहां से। सरकार से कुछ भी नहीं ले रहे हैं भाई, मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं तो मैं अपनी अकड़ में बैठा हूं। आपसे ले लिया तो मुझे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो मतलब माननी पड़ेगी मुझे। अब दे रहे हैं, पिछली बार बोला था ना इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, देख लो। फ्री में राशन लेने के चक्कर में शरीर सौंप दिया, नहीं यही हुआ ना। अर्थात पहले गांव को स्वावलंबी बनने की दिशा में सोचने पर काम करना पड़ेगा। अब जैसे एक भाई का सवाल आया हुआ था कि हम इसमें ये जो सरकार है इनके सारे डॉक्यूमेंट सरेंडर करना चाहते हैं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड की नहीं चाहिए तुम्हारे कागज। अब आप सोचिए, अगर आप अकेले हैं तो आपके सरेंडर करने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अभी तक तो मैंने भी सरेंडर नहीं किए क्योंकि फायदा ही नहीं है। मैं भी आजकल कभी कभी मैं जिसको कोसता हूं वो जीन्स वगैरह पहन लेता हूं क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं है। भाई पूरे समाज एक दिन इकट्ठा होकर इन चीजों की होली जलाएगा, उस दिन मजा आएगा भाई। इसीलिए हमने ये प्लान किया है कि जिस दिन समझे हुए 1 लाख लोग लड़ने की नियत से आ गए ग्राउंड पर कि हम आपके साथ हैं, उस दिन फिर हम ऐलान कर देंगे कि ये लो तुम्हारे कागज। अब सड़क पर चलता हुआ कोई भी पुलिस का अधिकारी आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगे तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मालिक से ड्राइविंग लाइसेंस पूछोगे, हैं? मालिक से ड्राइविंग लाइसेंस, तुम कौन होते हो पूछने वाले भाई? इतना ही तो पूछना है बस खाली। वो मालिक जब तक हम सरकार से पैसा ले रहे हैं, भिखारी हैं, तब तक मालिक नहीं हो सकते। जब तक सरकार का दिया हुआ कागज बता रहा है कि मैं देवेंद्र हूं, हैं? बोले कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोला फलाना। भाई मान लो किसी बच्चे को उसकी माँ लेकर के जा रही है और उसे वो पूछे बच्चे का नाम क्या है? बोले ये नाम है। और बोले कि पिताजी का नाम क्या है? ये पिताजी का नाम है। और वो पूछे कागज दिखाओ, कागज बताएगा उसका पिताजी कौन है कि उसकी माँ बताएगी? मैं बताऊंगा ना ये बच्चा मेरा है, या कागज बताएगा? सरकार बताएगी क्या कौन है उसका बच्चा? अरे मैंने कह दिया ना
मेरा नाम ये है, तो वही होगा। वो लोग हमको चोर साबित करने पे लगे रहते हैं। जब हम आधार कार्ड की खिलाफत करने की बात कहते हैं कि ये आपकी गर्दन दबोचने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो लोग एक पूरा गैंग लेकर के आते हैं। वो कहते हैं बेईमान आदमी को कागज देने में क्या दिक्कत है। अरे कागज देने की जरूरत क्या, पहले ये बताओ। आपको सारे कागज कहां देने पड़ते हैं? आपको आधार कार्ड कहां देना पड़ता है? जहां सरकार से सुविधा लेनी है, जहां आपको भीख लेनी है, केवल वहीं देना पड़ता है ना। हमको तुम्हारी कोई सुविधा नहीं चाहिए तो उनके किसी कागज की जरूरत है क्या? और पहले कागज की जरूरत नहीं होती थी। आप में से किसकी उम्र 40 साल से ऊपर है? हाथ खड़ा करो। एक का भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ, तो ये है ना? किसी का भी नहीं है इससे ऊपर का, 40 से ऊपर वालों का किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। उनके पिताजी ने जितने कह दी तारीख, उसी पे हो गया जन्म, लो गई बात खत्म। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि वो किस दिन पैदा हुआ? क्योंकि उम्र के हिसाब से इन लोगों ने आपको पेंशन देनी शुरू करी कि 60 साल वाले की पेंशन चालू करेंगे, तो वो उम्र में हेरफेर करना चालू किया लालची लोगों ने। और उन लालची लोगों की वजह से बाकियों के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता लागू करी सरकार ने। तो इसका मतलब कुछ लालची लोग की वजह से सबके ऊपर जबरदस्ती ला दी। तो फिर मेरा यह कहना है कि भाई मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है, मेरी ये जन्म की तिथि है, मेरा ये कागज है, मैं ये लिख करके दे रहा हूं। अगर ये गलत हो जाए तो सजा होनी चाहिए, अदरवाइज मैं दूंगा अपने बारे में डॉक्यूमेंट। मेरी इनकम क्या है वो मैं लिख करके दूंगा ना। तुम्हारा कागज नहीं चाहिए, तुम्हारा दिया हुआ कागज हमको नहीं चाहिए। अगर इस बात पे अड़ेंगे, लाखों लाख लोग जिस दिन अड़ेंगे, उस दिन इनके पैरों के नीचे की जमीन निकलेगी। तब इनको लगेगा ओ तेरे की व्यवस्था परिवर्तन तो चालू हो गई, ये तो खेल दूसरा चालू हो गया। तो हमारा पहला जो स्टेप है उठने वाला, उसमें गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? अब इसका दूसरा पहलू देखो। ये तो हो गया पहले। तो अब ये बताना कि आपको अपने घर की टॉयलेट में मजबूरी में जाना पड़ रहा है कि मर्जी से जाना पड़ रहा है? मजबूरी में जाना पड़ रहा है। वहां पर जो अपनी जमीन का पानी है वो मजबूरी में खराब करना पड़ रहा है कि आप सचमुच खराब करना चाहते हो? मजबूरी में करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको ले लेते हैं देश के विकास के पैमाने पर। इसी चीज को, टॉयलेट को ही ले लेते हैं पहले ना। आपको हर चीज में वैसे ही समझ में आ जाएगा। एक बार एक चीज समझ आ गई ना डिटेल में, तो आपको सब चीजें ऐसे ही समझ आ जाएंगी। इसी को ले लेते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ी है किसी भाई ने? यहां 1 2 3 लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। इकोनॉमिक्स में 2-3 कुछ नियम हैं। उसमें से एक नियम जो है वो ये कहता है कि एक तो महंगाई सस्ताई डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है, एक तो जो मूल में ये डालते हैं, और दूसरा देश के पैमाने का आंकड़ा जीडीपी से डिक्लेयर होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी कि और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो पैमाना है वो है कि देश में एक साल में कितने रुपए का लेन देन हुआ। यही हुआ, रुपए का लेन देन। बाकी लोगों को देसी भाषा में समझा रहा हूं। जितना रुपया आपस में लेन देन में घूम करके जाएगा वो जीडीपी है। यानी कि मैंने कैश दे दिया भाई को, इन्होंने दे दिया इनको, इन्होंने दे दिया इनको, इन्होंने दे दिया इनको, इन्होंने रख लिया संदूक में, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। मैंने इनके खाते में करवा दिया, इन्होंने इनके खाते में करवा दिया, इन्होंने इनके खाते में करवा दिया, इन्होंने इनके खाते में, तो 5 बार जीडीपी बढ़ेगी। यही है। देखना कहीं आपको यह लग रहा हो कि भैया ये जो बात है, जो वो कह रहा है जनधन खाता क्यों खुलवाया, आपको असली खेल समझ में आएगा। पैसे मैंने कैश भी दिए और पैसे मैंने अकाउंट के थ्रू दिए। जब मैंने कैश दिया तो जीडीपी नहीं बढ़ी, जब मैंने खाते के जरिए दिया तो जीडीपी बढ़ी। जबकि काम तो एक ही था, दोनों में काम तो एक ही था, लेकिन काम करने के तरीके, यानी कि इसका मतलब है कि जो वहां दर्ज किया जा रहा है वो केवल आंकड़ों के लिए है। असल में तो देश बढ़ा ही नहीं ना। असल में तो जो लाभ नुकसान हुआ वो क्या हुआ? असल में क्या हुआ कि जब मैं इनको दे रहा हूं और वो भी दे रहा है और वो भी दे रहा है, तो इनकी आमदन खाते में दिखाई दे रही है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप फिर वो पैसे इनको दे रहे हैं तो इनको भी देना पड़ेगा, फिर इनको दे रहे हैं तो इनको भी देना पड़ेगा, फिर इनको दे रहे हैं तो इनको, सबको देना पड़ेगा।
तो अपनी इनकम का हिस्सा भी देना पड़ेगा। अब कमाल की बात यह है, मैंने आपको 1 किलो अनाज दे दिया और आपने वो अनाज खर्च कर लिया। अब आप उस अनाज को खर्च करने के बाद उनको भी दे सकते हो क्या? अनाज खाने के बाद, मतलब खर्च होने के बाद तो नहीं दिया जाएगा। जो भी चीज खर्च करने की है वो खर्च करने के बाद तो नहीं होगी। अब मैंने 100 रुपए खर्च करके इनको दे दिए, इन्होंने 100 रुपए खर्च करके आगे दिन वो खर्च ही होता रहता, वो खत्म ही नहीं होता। रुपया कभी खर्च ही नहीं हो रहा है, वो उसके खाते में भी हो रहा है, वो उसके खाते में भी, वो उसके खाते, वो वहां भी टैक्स देके जा रहा है, उसको भी देके जा रहा है, उसको भी, उसमें से निकल निकल के वो पैसा जीरो किसी टाइम पे तो हो रहा है, लेकिन वो आप उसको 100 रुपया फिर भी मान रहे हो। जबकि जब मैंने 100 रुपया कमाया और उस पर 30 रुपया टैक्स दे दिया तो वो 70 ही बचा ना। लेकिन दुनिया को जब मैं वो दे रहा हूं, 70 नहीं, वो 100 ही दे रहा हूं। लोगों को लग रहा है ये 100 ही है। अभी अभी कुछ थोड़ा बहुत दिमाग हिलने लग रहा है कि क्या गड़बड़ क्या चल रही है यार, ये तो घोटाला सा गड़बड़ नजर आ रहा है। अच्छा, फिर आप जंगल में गए, अपना कुदरती जंगल में अपना शौचालय गए, वहीं पे कहीं पे खड्डे पे पानी था, उसका इस्तेमाल किया और अपना रेत में हाथ पोंछ के और घर आ गए। ठीक है, जीडीपी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अब घर में ट्यूबलाइट जलेगी, बल्ब जलेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। वो साबुन इस्तेमाल होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। प्लास्टिक का डब्बा रोज टूटेगा महीने भर में तो जीडीपी बढ़ेगी। है, टूटी खराब होगी तो जीडीपी बढ़ेगी। पानी खराब होगा तो उसके लिए फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। यानी कि शौचालय में जाने से जीडीपी बढ़ेगी और जंगल में जाने से जीडीपी नहीं बढ़ेगी। जंगल में जाने से आप हेल्दी रहोगे और शौचालय में जाने से आप बीमार पड़ोगे। तो अब आपका विनाश शौचालय में है कि जंगल में? शौचालय में आपका तो विनाश है और जीडीपी बढ़ रही है तो देश का विकास है। तो अर्थात यह सिद्ध होता है कि आपका विनाश ही देश का, समझे भाई? इसी तरह से थ्योरम सिद्ध की जाती है मैथ में, साइंस में ऐसे सिद्ध की जाती है ना कि देखो वो काम करने से आप बीमार हो रहे हो तो आपका विनाश है, आपका पानी खराब हो रहा है तो विनाश है, आपका खर्चा हो रहा है तो विनाश है, और वही काम करने से देश के विकास में काउंटिंग हो रही है। यदि आप बीमार पड़ोगे, चलो बीमार पड़ने में भी देख लेते हैं, बीमार पड़ के यदि इलाज घर की जड़ी बूटियों से कर लोगे और घर में या खेत में मौजूद जड़ी बूटियों से कर लोगे, किचन में मौजूद जड़ी बूटियों से कर लोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। लेकिन उसी बीमारी के लिए अगर आप एम्बुलेंस लेकर के जाओगे, वहां उस आयुष्मान कार्ड से किसी बीमा कंपनी का बीमा कटवाओगे या जाकर के किसी अस्पताल की पर्ची कटवाओगे और फिर किसी फार्मा कंपनी की पर्ची कटवा के दवाई लोगे तो जीडीपी बढ़ेगी। अब खर्चा उसमें ज्यादा है देसी में कि एलोपैथी में? एलोपैथी खर्चा ज्यादा, एलोपैथी में। अब एलोपैथी में आपका विकास है कि विनाश है? लेकिन इसमें देश का विकास है। अर्थात सिद्ध होता है कि आपका विनाश ही देश का विकास है। बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है, झोला उठाया, उसकी माँ ने सील दिया मशीन से और वो अपने भाई की, बड़े भाई की किताबें ली, स्कूल पहुंच गया। स्कूल का मास्टर जी गांव का ही आदमी है। गांव वालों ने उनको कह रखा है कि देखो भाई, सभी बच्चों को हमें गांव के लिए तैयार करने की शिक्षा देनी है, तुम का 24 घंटे काम इन बच्चों के ऊपर रखो, जिसको बच्चों से प्यार है सिर्फ वही मास्टर लगो। तुम्हारा पैसा, तुम्हारे घर में जितनी जरूरत होगी, जितना अनाज, जितनी दाल, जितना ट्रैवलिंग, जितना खर्चा, जितना कपड़ा लगेगा, वो गांव की जिम्मेदारी, तुम्हारी टेंशन कोई नहीं। तुमको जो चाहिए गांव इकट्ठा होकर के देगा। एक तो ये व्यवस्था है। इसमें जीडीपी बढ़ेगी क्या? वहीं पर अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है, टाई लेनी पड़ती है हर साल, प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लेनी पड़ती हैं, हर साल नए जूते लेने पड़ते हैं, हर साल नए बेंच लेने पड़ते हैं, फिर स्कूल को बस लेनी पड़ती है, बस पे ड्राइवर, सीसीटीवी कैमरा, आया, टायर, ट्यूब, लाइट, बैटरी, टूट फूट, ये सब होती है तो जीडीपी बढ़ती है। क्यों जी? बच्चा बस में जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगी, बच्चा पैदल जाएगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी।
पैदल जाएगा और नीचे बैठेगा तो हेल्दी रहेगा, उधर जूते पहन के जाएगा और बेंच पे बैठेगा तो बीमार होगा, बीमार होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। इधर से शिक्षा गांव का आदमी करेगा तो गांव के हिसाब से बच्चे को तैयार करेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। उधर वो सीबीएसई के एग्जाम के हिसाब से तैयारी करेगा, फिर कोचिंग लेगा, फिर शहर में जाएगा, फिर उधर जाएगा, उससे जीडीपी बढ़ेगी। अब आप बताओ, बच्चे का विकास गांव में रह करके गांव के हिसाब से तैयार होने में है कि प्राइवेट कंपनियों के हिसाब से? प्राइवेट कंपनियों के हिसाब से देश का विकास है, प्राइवेट कंपनियों के हिसाब से आपका। इससे सिद्ध होता है कि आपका विनाश ही देश का विकास है। ठीक है, परिवार सारा, मैं अपने परिवार की बात बताऊं, मैं अपने ही परिवार की, तो मेरे दादाजी की 8 संतानें हैं, 4 लड़कियां 4 लड़के, जिसमें मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं। तो वो 4 भाई हो गए। अब चारों भाई एक ही मकान में रहें, एक कॉमन टेलीविजन से काम चल जाए, एक ट्रैक्टर से काम चल जाए, एक गाड़ी से काम चल जाए, एक बाइक से काम चल जाए, एक तरीका तो ये है। एक चूल्हा है, सब लोग उसी पे खाना पका रहे हैं, परिवार इकट्ठा है, जितनी ज़रूरतें हैं वो अपनी पूरी कर रहे हैं। खेत से नीम लगा है घर के अंदर, बबूल लगे हैं गाँव के आसपास, वहीं से दातुन आ गई, वहाँ आपको टूथपेस्ट भी नहीं ज़रूरत है, और आपको घर की ज़रूरत का सारा सामान आपके खेत से आ रहा है, और सबको परिवार इकट्ठा रह रहा है प्रेम प्यार से। एक तो ये है, इसमें जीडीपी नहीं बढ़ रही है। अब यहीं पर वो चारों भाई, एक भाई करनाल रहने लग जाए, एक भाई दिल्ली रहने लग जाए, एक जो है उधर रहने लग जाए, और दादा दादी गांव में रह जाए। जैसे मेरे परिवार की बता रहा हूँ, खेती करनी पड़ती है तो मेरे पिताजी माताजी गांव में चले जाते हैं, छोटा भाई है वो शहर में रहता है करनाल, और मैं रहता हूँ चंडीगढ़। अब एक ही परिवार के कितने परिवार हो गए? 3 परिवार हो गए ना, एक ही परिवार के 3। अब मैं दादाजी वाले एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, तो आप अपने वाले से ले लो। जो आपका एक बच्चा पीजी में भी रहता होगा, कहीं हॉस्टल में रहता होगा, फिर आपके वाला कहीं ना कहीं और पढ़ने के लिए भी जाता होगा। तो इस तरह से एक ही परिवार के 4-5 परिवार बन गए। मान लो हम 4 ही जगह पर मान लेते हैं, तो अब आपको 4 मकान लेने पड़ेंगे, 4 बेड लेने पड़ेंगे, 4 ट्रैक्टर लेने पड़ेंगे, 4 कार लेनी पड़ेंगी, 4 बाइक लेनी पड़ेंगी, 4 बाथरूम बनाने पड़ेंगे, 4 किचन बनाने पड़ेंगे, 4, यानी कि अब आपको जितना खर्चा करना है वो 4 गुना हो गया। और अगर वो 4 गुना हो गया तो जीडीपी बढ़ेगी। आप अकेले पढ़ जाओगे तो आपके सारे बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। पहले तो चारों भाइयों के सारे बच्चों को एक गाड़ी में बिठा के एक आदमी लेके जा सकता है, अब उन चारों भाइयों के चारों बच्चों या 5 जितने भी बच्चे उनको लेने के लिए 4 गाड़ियां सुबह सुबह निकलती हैं स्कूल छोड़ने के लिए, तो 4 गुना जीडीपी बढ़ती है। अब आप ही बताओ, 4 गुना जीडीपी बढ़ने में परिवार का विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है? तो आपका विनाश ही। ठीक है, अनाज वाले मामले में ले लो, आपके गांव में जितना अनाज चाहिए गांव ने उगा लिया, जितनी दाल चाहिए गांव ने उगा ली, जितना पटसन चाहिए गांव ने उगा लिया, जितना बाजरा चाहिए गांव ने उगा लिया, जितना हरा चारा चाहिए गांव ने उगा लिया, जितनी कपास चाहिए गांव ने उगा के गांव के अंदर ही जो है वो अपनी कपड़ा बनाने की, हाथ से मशीन चलाने की मशीन बना ली, अपना गांव में ही झाड़ू बनाने की फैक्ट्री लगा ली, गांव में ही गद्दे बनाने की लगा ली, गांव में ही कपड़ा सिलना शुरू कर दिया, गांव में ही जूते बनाने चालू कर दिए, गांव में ही जो ज़रूरत का सामान है गांव में ही बनाना शुरू कर दिया, पूरे गांव ने मिल करके। तो आपका सारा धन जितना है वो आपस में एक दूसरे के पास जाने लग जाए तो क्या जीडीपी बढ़ेगी? लेकिन मजबूत गांव होगा कि फैक्ट्री होगी? गांव मजबूत बनेगा, अनाज के बदले अनाज मिल रहा है। अब यही अनाज सारे अपना उगाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करें, पेस्टिसाइड डालें, उसके बाद बेचने के लिए शहर जाएं, फिर शहर से महंगा होकर के लाएं, तो उससे जीडीपी बढ़ेगी, उससे सारा गांव खाली हो खोखला हो जाएगा। तो गांव की तरक्की में जीडीपी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। और गांव की बर्बादी में जीडीपी ज्यादा बढ़ रही है, जितने घर हैं उतने गुना बढ़ रही है। अब आप बताओ, आपकी बर्बादी ही देश की आबादी है, यानी आपका विनाश ही पूरे गांव का विनाश देश का विकास है।
अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि आपको अपना विकास करने के लिए, आपको अपनी तरक्की करने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। भाई देखो, मैं ये प्रॉब्लम्स बताकर आपको समाधान साथ के साथ बता रहा हूं। कहीं पर मुझे ये कहोगे यार आपने समाधान तो बताया नहीं, आपने तो समस्या गिनवा दी। मैंने आपको पैरेलल में बता रहा हूं कि आपको चूल्हे की राख से बर्तन मांजने हैं या डिटर्जेंट से बांधने हैं। डिटर्जेंट से वो मांजोगे तो केमिकल आपके हाथों को भी खराब करेगा, पानी को भी खराब करेगा, मिट्टी को भी खराब करेगा और आप बीमार पड़ोगे। राख से मांजोगे तो खर्चा भी नहीं होगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन हेल्दी रहोगे। अगर एल्यूमिनियम के बर्तनों में बनाओगे तो बीमार पड़ोगे। यदि लोहे के बर्तनों में बनाओगे या अपने जो पारंपरिक पीतल है, तांबा, उनमें खाओगे तो हेल्दी रहोगे। उससे आपके लोकल रोजगार को मौका मिलेगा। अब आपको तय करना है आप कौन से वाला यूज करना चाहते हो। खेतों में देसी अगर आपको खाद चाहिए तो उसके लिए तो भैया गोबर चाहिए, गोबर चाहिए तो गाय चाहिए, गाय आएगी तो बैल भी आ जाएगा, बैल चाहिए तो जंगल चाहिए, वापस आ जाएगा जंगल। अब वो कहते हैं तुम तो वापस लेके जाने की बात कर रहे हो, और लेके वापस थोड़ी, आगे भी यही रास्ता बनता है। क्योंकि बैल बॉटम एक बार छोड़ दी थी जितेंद्र औरी ने, फिर पहनने लग गए आजकल के बच्चे। तो सर्कल है, ये साइकिल है, इसके यही रास्ता है। बैक और फ्रंट का कोई सीन नहीं है। हमें अभी ये कह रहे हैं कि हम लोग ना नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर के आएंगे और उसमें 15 मिनट सिटी लेके आएंगे। मैंने कहा 15 मिनट सिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। बोले किसी भी आदमी को अपनी जरूरत की चीजों के लिए 15 मिनट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, 15 मिनट के अंदर उसकी मार्केट में सब कुछ अवेलेबल होगा। हमारे गांव में पहले होता ही था भाई, हमारे गांव में हमको कुछ बाहर से लाना ही नहीं पड़ता था, कभी बाहर जाते ही नहीं थे, हमको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। गांव का सरप्लस शहरों में जाता था, क्योंकि गांव की, हमारे जो भारत की व्यवस्था है, जो पारंपरिक व्यवस्था है, उसमें शहर नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ गांव ही है। तो गांव ही भारत है असल में। और लेकिन हमारे नेताजी क्या कहते हैं कि गांव को शहरों की तरह पे डेवलप करेंगे, ठीक है, वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी, सिटी का मतलब ही नरक है। और वो आपको कहेंगे कि गांव छोड़कर शहर आ जाओ, शहर में तरक्की है। और शहर वाले कहते हैं यार गांव में शांति है, शहर वाले कहते हैं गांव में शांति है, और शहर वाले और गांव वाले कह रहे हैं शहर में तरक्की है। असल में हमें अपनी कीमत का नहीं पता कि हमारे गांव में जो अभी बचा हुआ है वो कितना कीमती है। अभी वो कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, इधर यूपी में गरीबी है, ऐसा है इस इलाके के अंदर, तो इनको तरक्की के लिए दिल्ली जैसे इलाके में जाना पड़ेगा। वहां जाकर के देखते हैं तो जो वहां रह रहे हैं वो कह रहे हैं यार इतना गंदगी, इतना शोर, बहुत बुरा हाल है, आसमान नजर नहीं आता है। बच्चों को कुछ दिलाना चाहते हैं, अच्छा माहौल पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो शहर आने के चक्कर में बेच दिया था। पहले शहर आने के चक्कर में सब बेच दिया, अब वापस खरीदने की औकात नहीं, कुछ बचा नहीं पल्ले, अब बर्बाद होकर के मजबूरी में वहां पड़े हुए हैं। और हम लोग ये अपनी जमीन छोड़कर जाने की बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके नौजवान आपकी जमीन से टूटेंगे, अंबानी और अडानी तैयार बैठे हैं नकली नोट छाप कर कि फट से आपकी जमीन पे कब्जा कर लें, क्योंकि उनको जमीन चाहिए। उनको पता है कि जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जमीन से नहीं मिल सकता। सारा अनाज, लोहा, सोना, कोयला, तेल, पानी, सब कुछ तो जमीन से मिलता है भाई, सब कुछ। तो गांव के लोगों को अपनी जमीन बचाना पहला दायित्व होना चाहिए। किसी भी कीमत पर, किसी भी फैक्ट्री के लिए कोई भी सरकार ना जंगल काट सके, ना जमीन हथिया सके, इसके लिए पूरे गांव को संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। वरना आपके गांव के गांव बर्बाद कर दिए जाएंगे। तुम्हारे भूमि अधिग्रहण कानून हमको वापस करवाने पड़ेंगे, जहां मालिक की मर्जी नहीं पूछी जा रही है कि तुम देना चाहते हो कि नहीं। मेरा ये जमीन है, मान लो मेरी इस जमीन के ऊपर मैं मालिक हूं, मैं इसे देना चाहता हूं कि नहीं देना चाहता हूं। कुदरती नियम है यार, ये तो कुदरती नियम। किसान अगर अपने खेत में हल चला रहा हो या ट्रैक्टर चला रहा हो और सामने टटीरी ने अंडे दे रखे हैं घोंसला बना करके, किसान कभी उसके अंडों को कुचलता नहीं है, क्योंकि वहां कुदरत का नियम यह कहता है कि वहां टटीरी का कब्जा है। टटीरी का कब्जा जितने एरिया में है वो टटीरी का एरिया है, वो किसान का नहीं बचा। अब या तो किसान को उसके कब्जा करने से पहले लड़ना चाहिए था कि तू भाग यहां से, लेकिन एक बार कब्जा हो गया
तो अब वो एरिया टटेरी का है, अब वहां राज उसका होगा, तो आपको अपना ट्रैक्टर साइड में से लेके जाना पड़ेगा। और हम इस नियम का पालन करने वाले लोग हैं। लेकिन सरकार क्या करती है, ये गुंडे क्या कर, असल में सरकार कह के मैं सरकार शब्द को खराब कर रहा हूं, ये गुंडे क्या करते हैं जो बैठे हैं उधर मंत्रालयों में, ये लोग भूमि अधिग्रहण कानून जैसा कानून ला करके ये कहते हैं कि आपकी जमीन को अधियाने के लिए आपकी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। वो जब चाहे आपके घर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, जब चाहे आपके घर को तोड़ देंगे और कहेंगे कि ये अब सरकार विकास के नाम पर ये ऐसा करने वाली है। किसी भी आदमी के साथ अगर ऐसा हो रहा है, हम सबको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखना चाहिए, चाहे वो नेता आपका फेवरेट ही क्यों ना हो, क्योंकि यदि आपने वो नहीं बोला तो कल को आपका घर टूटेगा, तब सब चुप बैठे होंगे। इसलिए एक बार जो आदमी ने जहां, या तो मकान बनाने से पहले तुमने क्यों नहीं रोका भाई, ये झुग्गी झोपड़ियां बनने से पहले क्यों नहीं, तब तो तुमको वोट चाहिए था, तब तो तुमने वोट के चक्कर में ला करके उनको बसा दिया। और अब जब तुम कह रहे हो कि अब इनको यहां से उजाड़ना जरूरी है, पहले तो ये, अरे तुम्हें मुंबई दिल्ली जैसे शहर के अंदर वहां के लोग काम करने के लिए मिल रहे, तो तुम बाहर से ला ला कर किसी किसी को, अब वो मौजूदा सरकार में वो कहते हैं इतने रोहिंग्या जो है बांग्लादेश में एंटर कर गए, तो डूब मरो ना केंद्र की सरकार, जिसके नाम पर इंटरनेशनल बॉर्डर तो केंद्र सरकार के अंडर में आता है ना, तो इसका थप्पड़ लगने चाहिए ना, जो कह रहा है कि मैं देश सुरक्षित हाथों में है। उधर उस मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाने के लिए तो ड्रामा चालू होगा, लेकिन उसकी सीमाओं को अगर तुम सील नहीं कर सकते, तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है। लेकिन नहीं, क्योंकि वो वहां से अवैध तरीके से आए हैं, इसीलिए वो दुबक कर रहेंगे, इसलिए उनको गुलाम बनाना आसान है, रोटी रोटी पे मजदूर रखना आसान है। इसलिए सरकार में बैठे मंत्री लोग और बड़े उद्योगपतियों को सस्ते मजदूर चाहिए, इसीलिए वो इंपोर्ट करते हैं वहां से गलत तरीके से, और फिर चुनाव के समय उनका कार्ड बना करके उनको वोट बनवा देते हैं, और फिर वहां उस वोट को कंट्रोल करते हैं अपने हाथ से, वो राज करते हैं। ये पूरा का पूरा नेक्सस हमको समझना पड़ेगा कि सत्ता में बैठे लोग और विपक्ष में बैठे लोग एक ही हैं, वो अलग नहीं है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव और ये अपनी मायावती और ये नरेंद्र मोदी अलग अलग नहीं है, ये एक ही जगह पर बैठे हैं। आप देखो, आपकी ऐसी तैसी हो रही होती है, इनके काम ऐसे ही चलते हैं, इनका कोई काम नहीं रुकता है। बिल्कुल, बच्चे की पढ़ाई से ले लो, बच्चे के रोजगार से ले लो, उसके खेल से ले लो, या आपकी मशीनों से ले लो, या खेत में खेती करने से ले लो, खेती के उत्पादन से ले लो, या बाकी की चीजों से ले लो। अब तो समझ में आ गया होगा कि आपका विनाश ही, आप सिर्फ नाम बोलो, हम उसी में षड्यंत्र बताएंगे। देखो, इसलिए जरूरी है कि भाई उसमें फायदा तो आपको बताने वाली इतनी सारी एजेंसियां हैं, नेता, अभिनेता, टेलीविजन, अखबार, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया, सब तो उनका फायदा गिना रहे हैं। कोई तो एक एजेंसी ऐसी हो जो उनका नुकसान भी बता दे, और यदि आपको वो नुकसान दे करके अगर वो तरक्की चाहिए, अगर आपको अपना परिवार तोड़ करके तरक्की चाहिए, तो उस कीमत पर आप जाना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है। अपनी सेहत खराब करके अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। अपना घर खाली करके अपने बच्चे को बिना किसी काम आने वाली शिक्षा देना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है कि ये वाली तरक्की आपको इस कीमत पर चाहिए कि नहीं चाहिए। आप शरीर की स्वास्थ्य की कीमत पर अगर आपको कोई भी तरक्की चाहिए तो आपकी मर्जी, वरना मैंने देखा है भाई, अगर शरीर में दर्द है तो नीचे चाहे 5 करोड़ की कार हो वो सुख नहीं दे सकती। अगर आपकी कमर में, गर्दन में है तो कुछ नहीं दे सकती। मतलब आप सोचो, एक बारी हम पिछले कुछ समय ऐसा हुआ कि 1-1.5 महीना 24 ही घंटे हम लोग कार में रह लिए, और वो ड्राइविंग करते समय हाथ ऐसे रहे तो ना नींद आए तो ये वाला हिस्सा जाम हो गया, गर्दन हो गई जाम, अब जिधर जाओ ऐसे ऐसे करके जाओ। मैं कहा यार ये अमीरों वाली फीलिंग आ रही है अब तो। मतलब कोई सुख नहीं जीवन का यदि आपके शरीर में दर्द रहता है, कोई सुख नहीं। और आप सबको इन्होंने दर्द दे दिया और आपको कह दिया खान पान खराब हो गया इसीलिए सब हो रहा, बीमारी हो रही है। नहीं, आपके गांव में बैठा जो डॉक्टर है, जो सरकार ने भेजा है, और जिन इलाकों में यहाँ अस्पताल नहीं है, जैसे मैं देख रहा हूँ आपके गांव में, तो यहाँ वो लोग जो विधानसभा में बैठे हैं वो मोबाइल क्लिनिक भेजेंगे।
आपका डेटा इकट्ठा करने के लिए, ताकि सब बच्चों को इंजेक्शन लगाने। उन देखो, आप बीमार हैं ना, आपको आंख का ऑपरेशन करवाना है, उसका पैसा लगेगा। आपको कैंसर है, उसका पैसा लगेगा। आपको और कोई काम है, उसका पैसा लगेगा। लेकिन जो वैक्सीन है बीमार होने से पहले वाली, बीमार हो जाओगे तो पैसा लगेगा, बीमार होने से पहले वाली वैक्सीन फ्री देंगे। मतलब जब आप बीमार नहीं हो तब उनको चिंता है, शायद उनको यही चिंता है कि ये ठीक कैसे है। लेकिन जब आप बीमार हो जाते हो फिर आपकी केयर करने वाला कोई नहीं है। अब ठीक, अब उनको लगता है अब ये काम करना था, यहां तक लाने थे, अब सही हो गया। जब तक आप कर्जदार नहीं होते हो तब तक उनको पूरी चिंता है, कर्जा ले लो ना, कर्जा ले लो ना। और जब आप कर्जदार हो जाते हो फिर आपकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनको पता यहीं तक तो लाने थे तुम कि अब पे ना कर पाओ। मतलब वो पूरी तरह से आपको घुमा के रखते हैं। जब तक आप इकट्ठे हो तब तक तो कहेंगे इकट्ठे रहो, इकट्ठे रहो। मतलब उसमें हमारे दिमाग में आता है इकट्ठे नहीं है क्या हम, इसका मतलब तो समाज टूटा हुआ है। जब नेताजी कह रहे हैं इकट्ठे रहो तो इसका मतलब हम अलग अलग हैं। फिर जब अलग अलग होते हैं फिर वो मौज करते हैं वहां के, ये देखा यहीं लाने थे तुम। समझ आ रही है आपको कैसे चलता है गेम प्लान? अभी कुछ एक भाषण के अंदर जिक्र कर रहे थे कि हम सोनोग्राफी करवा के पता लगाते थे, हम पेट में ही बच्चियों को मारते थे। भाई कितने लोग मारते होंगे पूरे गांव में, ऐसा अंदाजा बताओ आप। ये वाला काम जो हम भ्रूण हत्या वाला काम है, कितने लोग मारते होंगे? गांव में नहीं था, नहीं था आपके गांव में, और किसी के गांव में था क्या ऐसा? कितने लोग मरवाते थे अपने बच्चों को? एक भी नहीं। लेकिन टीवी में तो आता है कि तुम लोग अपनी लड़कियों को मरवाते हो। अरे गांव में नहीं तो गांव ही भारत है यार, भारत में नहीं होता था ये काम। लड़की है तो इधर और लड़का है तो आने दे। कितने लोग, कितने? 20% लोग, सिर्फ नौकरी करने वाले गुलाम लोग, सिर्फ नौकरी करने वाले। हाँ इसीलिए ना, क्योंकि वो एक परिवार, उनको नहीं चाहिए, उनको आदमियों से नफरत है, सिर्फ वो नौकरी करने वाले। सरकार के सिस्टम में घुसे हुए लोग भ्रूण हत्या करवाते थे, गांव का आदमी एक भी नहीं करवाता था ये काम। जो अपने आप को तरक्की पसंद आदमी बोलते हैं वो नहीं करवाते, वो करवाते थे, जो अपने आप को तरक्की पसंद बोलते थे। और उनके चक्कर में, उन नीच लोगों के चक्कर में उन्होंने पूरे समाज को बदनाम किया कि हम लोग भ्रूण हत्या करते हैं। हमने कहीं किसी को अपना ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं किया कि तुम ये एडवर्टाइजमेंट क्यों चला रखा, तुमने ये एडवर्टाइजमेंट गलत चला रखी। हम नहीं मारते अपनी लड़कियों को यार, हम नहीं मारते थे, गलत है। हम सबके घर में खूब 3-3 4-4 बहनें बुआ होती थी हमारी। ऐसा नहीं है कि हमने मारा होता तो वो इतनी नहीं होती। हाँ ठीक है, हमें ये लगता था कि भाई, वो कई बार हमारे घरों में उदासी छा जाती थी कि पहली भी लड़की, दूसरी भी लड़की, तीसरी भी, चौथी भी। उसका रीजन ये था, उनको लगता था घर के काम करने वाला लड़का नहीं, बाहर काम करने वाला लड़का नहीं, खेत में काम करने वाला लड़का नहीं हो रहा है। उनको वो भी चाहिए होता था। इसलिए नहीं चाहिए होता था कि हम लड़कियों से नफरत करते थे, ये पर्पस नहीं था। लड़कियां समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और हमारे समाज में लड़कियों को इसीलिए बचा के घर में रखा जाता था। और मुसलमानों ने इस खेल को समझा है, बहुत अच्छे से समझा है। मैं उनकी इसी बात के लिए तारीफ करता हूं, क्योंकि उनको मालूम है कि घर में 4 औरतें हैं और 1 आदमी है तो 4 बच्चे पैदा किए जा सकते हैं एक साल में, और 4 आदमी हैं और 1 औरत है तो साल में 1 ही बच्चा पैदा होगा। और ये पूरा गेम प्लान सिस्टम से चला है। कहीं आपको लगता है ये, मैं इसको हिंदू मुसलमान के एंगल से नहीं बता रहा हूं, मैं इसको कबीलियाई एंगल से बता रहा हूं कि कोई भी कबीला अगर नेचुरल प्रकृति तरीके से अगर जीना, सरवाइव करना चाहता है तो उसको लड़कियां बचानी पड़ेंगी। तो उन्होंने तो अपने वाली बुरके में रख के बचा ली और हमने अपने वाली गुड़गांव में भेज के वैश्या बना दी। सॉरी, सारी के सारी नहीं बनाई, लेकिन आप जाकर के चेक तो करो क्या हो रहा है वहां, सिगरेट का, दारू का क्या हाल है। और वहां लड़कियां कहेंगी नहीं सिर्फ लड़के पी सकते हैं क्या? अरे नहीं यार, पी तो तुम भी सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर बीज बचाने का दायित्व है। बीज केवल तुम बचा सकती हो। उन्होंने गांव से लड़कियों को निकाला इसलिए कि आप लोग अपना बीज ना बचा सको।
वरना लड़कियों को आयुर्वेद सिखाओ, हेल्दी रहना सिखाओ, आप उनको परिवार उस सिखाओ, मैनेजमेंट सिखाओ। मैनेजमेंट क्यों नहीं सिखाते हम लोग तो सारे मजदूर आदमी हैं यार। आदमी अपने परिवार के कल्चर में जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं, आदमी जितना कमा के लाता है, पत्नी को ही ला के देता है ना, लो पकड़ो भगवान। उसको अपनी बेटियों के लिए क्या बचाना है, आगे के लिए क्या करना है, शादी में क्या खर्च करना है, वो घर की औरत तय करती थी। मैनेजर का काम वो करती थी। आदमी फिरता था नौकर की तरह सुबह से लेकर रात तक, फिर बाहर। वो बाहर जाने का मतलब आजादी नहीं होता है, ये समझना था हमको। लेकिन इन्होंने, वो कहते हैं कि 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, कानून ही बना के रख दिया। वो तो चलो खाप पंचायतों ने उसके ऊपर बड़ा लंबा संघर्ष किया, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उन्होंने आपके लिए कानून बना के रखा हुआ है और वो किसी दिन भी इंप्लीमेंट कर देंगे। जब हिंदू मुसलमान का दंगा चल रहा होगा, एक दिन चुपके से फिर से पास हो जाएगा, जैसे ये BNS हो गया। वो क्या कानून है, 21 साल तक बाप बेटी की शादी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो जेल हो जाएगी। लेकिन लड़की किसी के साथ अवैध संबंध 16 साल की उम्र से बना सकती है, ये उसी कानून में लिखा है। वो किसी की रखैल बनकर रह सकती है, ये उसी में लिखा है। लिव इन में रह सकती है, लेकिन 5 साल शादी नहीं करेगी। अगर इस 5 साल के दौरान अगर उससे कोई नाजायज बच्चा पैदा हो गया और परिवार ने रखने से मना कर दिया, तो लड़की को घबराने की जरूरत नहीं, उसे सरकार पालेगी। तो लड़की या तो उस दौरान कोई ना कोई ऐसी दवा खाएगी कि उसका जो यूट्रस है वो खराब हो जाए, बच्चा गिराने वाला, एक बार गिरा तो पूरी जिंदगी के लिए बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, और या फिर वो नाजायज बच्चे पैदा करके पूरे समाज को नाजायज बनाएगी, सारे हार्मोन्स खराब कर लेंगे अपने। तो पूरी की पूरी जनरेशन को खराब करने का षड्यंत्र है ये। अब इसको कौन समझाए कि ये प्रगतिवादी सोच है कि ये, अब हम लोग कोई ये कह रहे हैं कि भैया हम अपनी लड़कियों को कैद करके रखो, हम ये कह रहे हैं उनको इतना समझदार बनाओ कि अपना जीवन सही तरीके से कैसे बिताना है। परिवार के अंदर प्रेम चाहिए होता है या पैसा चाहिए होता है? इन्होंने कहा कि नहीं, पैसा चाहिए, लड़का लड़की दोनों कमाएंगे तो घर अच्छे से चलेगा। घर अच्छे से चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, व्यवस्था चाहिए, और वो व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था होती है। वो व्यवस्था परिवार अकेला नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति रह जाएगा तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कमजोर हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, बीमार हो जाएगा, अकेला पड़ के मर जाएगा, उसके बस की बात नहीं है। इसलिए समाज को व्यवस्था संभालनी पड़ेगी, और इसलिए समाज की ही सोच को बदलाव लाना है। ये ट्रेनिंग करने का पर्पज ये है कि हम ये उम्मीद करेंगे कि यहां से जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा या ज्यादा जहां काम करता है, बस में जाता है, रेल में जाता है, हम लोगों को देखना कभी ट्रैवल करते हो, हम रेल में भी यही काम करते हैं, जहाज में भी यही अब मान लो जहाज में भी नहीं करते हैं ना, अब पता है कि साइड वाला बात नहीं कर रहा है, ज्यादा कोट पैंट से पहने वाला है, देख रहा है कि ये चश्मे लगा के ज्यादा हेडफोन लगा के सुना हुआ है, उसके जैसे ही हेडफोन उतरते हैं अपने फोन में वॉइस मैसेज भेजना चालू कर देता है जो उसको सुनाना चाहते हैं उसका। ओके, कान में तो डालो बीज, जब मर्जी बात समझ में आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। ट्रेन में बैठे हैं आपस में चर्चा करने लग जाएंगे, हम तो साइड वाली बोगी वाले भी आ जाएंगे सुनने, इधर वाले भी आ जाएंगे, पट्ठा बैठ जाएंगे, चलो हो गया काम अपना, बस जागरण हो गया। जहां जा रहे हो वहीं पे कर सकते हैं अपन ये काम। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको हमारी तरह जगह जगह ट्रेनिंग करनी है, जहां जिनके बीच बैठो। और एक बात बता दूं, नहीं आएगा समझ, फिर से बता रहा हूं, पब्लिक को इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमने बहकाने वाले रास्ते पर नहीं जाना है। हमको क्या करना है, हमको उस पब्लिक में से वो लोग ढूंढने हैं जो किनारे पर बैठे हैं। किनारे पर कैसे, कि मान लो इसको हम ये मान के लेते हैं कि हम इस जाल में फंसे हैं, ये बनाया हुआ है इस तंत्र का जाल, और हमें इन लोगों को जाल से बाहर निकालना है। आप ही बताइए, जो बीच में बैठे हैं इनको निकालने में ज्यादा जोर लगेगा या जो किनारे पर बैठे हैं इनको लगाने में ज्यादा जोर लगेगा? बीच वालों के लिए ज्यादा जोर लगेगा। एक किनारे वाले को तो हल्का सा धक्का देना है, निकल जाएंगे इससे बाहर। तो आप लोग सारे किनारे पर बैठे लोग हो, जो अपने घर से उठ गए आ गए 3 दिन के लिए, ठीक है ना? तो किनारे पे बैठे आदमी को वहां से निकालना बड़ा आसान है, और जो बिल्कुल सेंटर में बैठा है उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो आपको अपनी बात कहकर सिर्फ यह पता लगाना है कि ये किनारे वाला है कि बीच वाला है। जो किनारे वाला है उससे बात कंटिन्यू करो, और जो बीच वाला है उसको अभी छोड़ दो, उसके ऊपर समय बर्बाद नहीं करना। खास तौर पे अपने रिश्तेदार, अपने जानकार, अपने क्लोज फ्रेंड, अपने जानने वाले के साथ तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना।
टाइम वेस्ट है उनके साथ, उनको समझाना सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता। उनको समझाने के लिए बाहर से लाओ, उनको समझाने के लिए बाहर से लाओ। जैसे आपस में आप लोगों को मिलवा दिया, अरे यार मेरे गांव में मैं मीटिंग करता हूं 20-50 लोगों की, तो अपने पड़ोसी, अपने ही जेएसएम के किसी साथी को बुला लो भाषण देने के लिए। 20-50 में तो वो आ जाएगा, अब 20-50 में से 5-4 हो जाएंगे, अब वो 5-4 बैठ के मीटिंग करेंगे अगली किसी प्लानिंग के लिए। ऐसे ही उनके गांव में आप चले जाओ। अब उनके गांव वालों को देखो, सिंपल सी बात है, जब उनको पता लगेगा कि यार ये बंदा बाहर से आया है, माने चाहे ना माने, शर्म में सुन तो लेंगे, सुन लेंगे। उतने में से चुप होकर सुन लिया तो 2-4 लोग तो उसमें से अपनी व्यवस्था के आ ही जाएंगे। एक बार जिस दिन समाज को हमने ये दिखा दिया कि इस तरह की सोच वाले इतने सारे लोग हैं, फिर उनको लगेगा हम अकेले नहीं हैं, फिर वो अपने साथ आएंगे, फिर देखना सैलाब आएगा जबरदस्त बदलाव का। उससे पहले जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। जब तक हमको फ्रंट पर लड़ने वाले लोगों की एक फौज तैयार ना कर दें, जब तक बातों को अच्छे से समझने वाले लोगों का एक पूरा का पूरा जमघट ना हो जाए और एक पूरा सिस्टम ना बने, तब तक। अभी मेरे को मैसेज किया था किसी ने, कल लाइव में आया था कि और संगठनों से जुड़ने की बात करी है क्या। अरे भाई पहले तो ये बताओ, और संगठनों में सारे लोगों की सोच यही है क्या? हमारे ही संगठन में सभी लोगों की सोच ये नहीं है, तो और संगठनों के लोगों की सोच ये कैसे हो जाएगी भला? तो उस जो दूसरे संगठन वाले लोग हैं उनको कौन सा पता नहीं है कि जनता सरकार मोर्चा क्या लड़ाई लड़ रहा है? और अगर पहले पता है हम क्या करने वाले हैं, भाई जितने लोग यहाँ जेएसएम में आकर के ट्रेनिंग ले चुके होंगे, फिर उनमें से ट्रेनिंग लिए हुए लोगों में से जो अपने घर की व्यवस्था को ठीक से देखकर आगे आकर लोगों को जगाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हुए होंगे, उनको तैयार करेंगे ना। पहले उनको तैयार करना जरूरी है, ना कि ऐसे होच पोच सब कुछ इकट्ठा करना। अभी हमारे बीच में से भी तो बेईमान निकल के आएंगे, उनको भी तो बताना होगा कि तुम्हारे लिए जगह नहीं है। हाँ, तो ये अपने को समझना है। अब बच्चा आपको प्राइवेट स्कूल में करवाना पड़ रहा है कि आप करवाना चाहते हो? क्योंकि गांव के जो स्कूल है उसको बदनाम कर दिया कि ये तो सिर्फ गरीबों के लिए है। ठीक है, अब कोई भी आदमी अपने ऊपर वो, मतलब जब तक वो मजबूर ना हो तब तक वो अपने ऊपर वो स्टैंप नहीं लगवाना चाहता गरीब वाली। तो घर वाली कहेगी नहीं, मुझे अपने को सरकारी में नहीं भेजना, तो प्राइवेट में भेजना आपकी मजबूरी है। प्राइवेट स्कूल में सिलेबस आपके समाज के हिसाब से तय हो रहा है या कोई बोर्ड तय करता है? और बोर्ड वो आपने बनाया है कि उन्होंने बनाया है? तो इसका मतलब जो वो चाहते हैं आपका बच्चा वही पढ़ रहा है। तो आप अपने बच्चे को अपनी मर्जी से पैदा नहीं कर सकते। कुदरती तरीके से पैदा करोगे तो दाई के ऊपर एफआईआर करवा दी जाएगी। कुदरती क्लेसर अगर अपने गांव में लगाओगे तो पर्यावरण प्रदूषण के नाम पर चीनी फैक्ट्री को करवा देगी। कुम्हार को गांव में सेट करोगे तो कुम्हार की भट्टी प्रदूषण फैलाती है, सर्टिफिकेट लो ये कहेगी। रेडी पटरी लगाने लगोगे तो सर्टिफिकेट चाहिए। आपको कुछ भी काम करना है, गाड़ी चलानी है तो आपको लाइसेंस चाहिए। अच्छा, लाइसेंस ले लिया, 18 साल का बच्चा हुआ, उसने लाइसेंस ले लिया, 20 साल की लाइसेंस की मियाद होती है। जब वो 38 साल का हो जाएगा तो गाड़ी चलाना भूल जाएगा क्या? एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं रिन्यू कराओ। बताओ तुम्हें चलानी आती है? दोबारा से बताओ एक बारी। मतलब वो 20 साल बाद ये कहते हैं कि अभी भी बताओ तुमको चलानी आती है सच्ची में? तो ये रिन्यू कराने वाला प्रोपेगेंडा है कि नहीं? तो पूरे गांव को रिजेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा ना। इसके ऊपर तो गांव जागृत होगा कि यार ये क्या चक्कर है, रिन्यू का क्या चक्कर है? तुमको रिन्यू करना है ना तो घर पे भेज दो ना लाइसेंस नया बना के। तुमको शौक पड़ा है ना रिन्यू कराने का, मेरी लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हो यार? मैं अपनी बाइक उठा के जाऊंगा, फॉर्म भरूंगा, सारा दिन लगाऊंगा, अपनी दिहाड़ी लगाऊंगा, और फिर तुम मुझे एक कागज दोगे फिर से कि हाँ अब तुम्हें चलाना आता है। क्या प्रोपेगेंडा है यार। मतलब और हम चल पड़ते हैं रिन्यू कराने। वो कहते हैं आधार कार्ड अपडेट कराओ, तो चल पड़ते हैं। वो कहते हैं इस आधार कार्ड के साथ जुड़वाओ, हम चल पड़ते हैं। जब हम अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, भाई बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, नहीं तो दाखला नहीं होगा।
अपने बच्चे को पैदा नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की जगह पर रह अपनी मर्जी से नहीं सकते, काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, पढ़ाई अपनी मर्जी की नहीं कर सकते, व्यवसाय अपनी मर्जी का नहीं चूज कर सकते, व्यवस्था अपनी मर्जी की नहीं बना सकते। आजाद हो कि गुलाम हो? यहां से तो आजादी की कोई मुझे समझ नहीं आ रही। हमने सच्ची में पूछ लिया, हमने पीएमओ से आरटीआई डालकर पूछ लिया कि भाई आजाद है या गुलाम है, पहले बता तो दो। हमने पूछा हम भारत कब आजाद हुआ और भारत किससे आजाद हुआ और किस समझौते के तहत आजाद हुआ। जब समझौता हुआ उस समझौते की एक प्रमाणित प्रतिलिपि आप हमको प्रदान करें। वो चिट्ठी पहुंची, फिर गृह मंत्रालय, वहां से पहुंची फिर पार्लियामेंट की उधर, फिर वो घूम घाम के फिर वापस हमको जवाब मिला भारत कब आज़ाद हुआ यह गहन शोध का विषय है। आप जब चाहें कार्य दिवस में आकर यहाँ आर्काइव से रिसर्च करके पता लगा सकते हैं। ये हमको पीएमओ ने, मंत्रालयों ने लिख करके दिया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है ये तो आप जाने भाई। और हमारा जो प्रधानमंत्री है वो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आपको भी डालनी चाहिए एक बार आजादी। भाई देखो, आपको वो प्रतिलिपि तो मिलनी चाहिए ना, एक जवाब तो मिलना चाहिए ना कि 1947 से पहले मान लो 15 अगस्त को आजाद हो गया, तो 14 अगस्त को भारत का मालिक कौन था? अगर वो गुलाम था तो लिख करके देने में सरकार को क्या दिक्कत है? और 16 को कौन है ये लिख कर देने में क्या तकलीफ है? 14 को कौन है और 16 को कौन है बताना चाहिए। और किस समझौते के तहत हुआ? क्या आप में से पूरी भारत के 140 करोड़ लोग तथा कथित जनसंख्या में से किसी व्यक्ति के पास आज तक वो दस्तावेज आया जिसके तहत हम आजाद हुए? चलो मान लेते हैं नेहरू तो धोखेबाज था, हम मान लेते हैं कि उन्होंने तो समझौता किया था अंग्रेजों के साथ। ये वाला तो आजाद कह रहा है ना, इससे तो मांग लो। अरे तू ही कर दे, तेरे तो अंडर में है वो कागज कि नेहरू ने ये धोखा किया था हमारे साथ, तू वो कागज ला दे, हम असली आजादी मांग लेंगे। लेकिन ना जी ना, नेहरू और मोदी एक ही है, आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। क्योंकि ना नेहरू ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइल को जग जाहिर और ना इन्होंने किया। और जो जेपी का आंदोलन था वो भी प्योर प्रोपेगेंडा था उन्हीं लोगों का। और जेपी के आंदोलन में लोग जुड़े सच्चे, उन सच्चे लोगों की भावनाओं को वहां पर बेच दिया गया। कैसे? जेपी के आंदोलन में जितने लोग भी गए, जेपी का नारा क्या था? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अभी जनता सरकार मोर्चा का भी यही है कि जनता ही सरकार है। और ये भी आने वाले टाइम में प्रोपेगेंडा ना बन जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भैया एक सेकंड के लिए हम ये मान लेते हैं, वो कल उसमें आया हुआ था कि कहीं बलारा तुम भी तो इल्यूमिनाती के मेंबर नहीं हो, कहीं तुम उन्हीं के इशारे पर। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं भाई हम हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता लग गया, अब तो उस रास्ते पे चल पड़ो कि मैं ये काम ना कर पाऊं। एक सेकंड के लिए ये समझ लो कि आपकी भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, ये तो अब आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। विरोध करके नहीं, अपन बैठ के चर्चा करते हैं कि कैसे रोका जाए। चलो एक सेकंड के लिए ये मान लेते हैं कि कल को बलारा की मजबूरी हो गई उनके हिसाब से चलने की, आपकी भी मजबूरी है क्या उनके हिसाब से चलने की? यानी कि मैं ये कह रहा हूं आपको, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्या था कि जेपी के आंदोलन से निकला हुआ प्रत्येक टीम लीडर पूरे देश में किसी ना किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी ना कभी बना। नहीं, सारे के सारे मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने करोड़ों कमाए। वो सब गरीब परिवारों के बच्चे थे और आज वो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और जो कॉन्सेप्ट उनको पता था वो कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं बताया। वो कॉन्सेप्ट क्या था? क्योंकि इंदिरा ने जो राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का,
इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह के ऊपर बहुत बड़ा अटैक था वो, और इंदिरा गांधी ने वो ऐसे ही कर दिया होगा ये मैं नहीं मानता। उसको बात पता लगी होगी कि नेहरू ने कुछ गलतियां करी है, उसको सुधारने का एकमात्र तरीका यह है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी को राष्ट्रीय प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग थी, सबका पैसा प्राइवेट लोगों के पास जा रहा था, उसने राष्ट्रीयकृत किया। अब उसको बाद में वो केंद्रीय बोर्ड की मदद से कहीं और ले गए, वो कहानी और है। लेकिन जो जेपी का जो आंदोलन था, उसका जो मूल था वो था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना और अपनी व्यवस्था बनाना। अंग्रेजों से बाहर निकालना और अपनी व्यवस्था बनाने का लॉजिक क्या है ये समझना है, क्योंकि जेपी के आंदोलन से पहले गांव का कोई भी आदमी चुनाव की इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता था। पता है ना आपको? आप याद करो कि 1980 के दौर में 10 साल से बड़ा कौन कौन था आप में से? 1980 के दौर में जेपी के टाइम पे 10 साल से बड़ा, 10-15 साल से बड़ा कौन कौन था? हाथ खड़ा करो जरा। आप मुझे बता दो, आपके गांव में सरपंच का चुनाव होता था? कोई लेता था पार्टिसिपेशन उसमें? मतलब ना के बराबर होता था। अपने आप चुन दिए जाते थे, अब की बार इस मोहल्ले से, अब की बार इस मोहल्ले से, अब की बार यहां से। कोई चुनाव सरपंची का, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, एमएलए के चुनाव में तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करता था, कोई नहीं करता था पार्टिसिपेट, क्योंकि हमारे पुरखों को पता था कि वोट करने वाला आदमी रिफ्यूजी माना जाएगा। ये सीएए और एनआरसी का खेल बीजेपी प्रमोट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के पक्ष में, जबकि रियलिटी यह है कि जिस आदमी ने अपनी गांव को परंपरा और गांव छोड़ दिया वो रिफ्यूजी माना जाएगा और आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे और आपके पास दस्तावेज नहीं होंगे। और रियलिटी यह है कि जिसके पास दस्तावेज नहीं है वही इस देश का मालिक है, असली मालिक वही है जिसके पास कागज नहीं है। क्योंकि रिफ्यूजी हमको नहीं बताएंगे, गुलाम हमको नहीं बताएंगे। जिसको आप केंद्र सरकार बोलते हो, जिसको आप होम मिनिस्ट्री बोलते हो, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोलते हो, ये लोग मैनेजर हैं एक ट्रस्ट का। उस ट्रस्ट की जो मालिक है वो आज भी रानी है। ये लोग हमारे चुने हुए लोग नहीं हैं, ये उनके चुने हुए लोग हैं। एक सवाल आया था मेरे पास, इस मूल निवासी वाले पॉइंट पे ही सवाल आया था जो मैंने कहा था, ये जो आदिवासियों को विकास के नाम पर विस्थापित करने का खेल है, ये खेल आपको क्या लगता है कि ये खेल मतलब इसलिए हो रहा है कि वो आदिवासियों का विकास चाहते हैं, या उस जंगल उसी जगह पर होगा? ये मैंने एक केस लिखा था उड़ीसा के कलिंग नगर में, इसकी जाकर के हिस्ट्री। उड़ीसा से कोई आया हुआ है शायद, मेरे यहाँ पे था ना एक साथी, कौन था? हाथ खड़ा करना। वेस्ट बंगाल से आए। मैं उड़ीसा का बता रहा हूं आपको। मैंने जब ये देखा तो मेरा उड़ीसा के कलिंग नगर में सन 2006 की घटना है, जिस रतन टाटा को आप लोग, मतलब आप लोग नहीं, खासतौर पे बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं वो मतलब बड़ा देवता बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। उसने वहां पर लगभग 18 आदिवासियों के हाथ पैर काट करके मारे थे उनको।